जतिन भाई, जो आप एक किस्सा बता रहे थे मुझे जिन वाला, वो बहुत ही अलग और डिफरेंट है और खौफनाक भी है ऑब्वियसली। वो क्या किस्सा है? ये थोड़ा अलग किस्सा मैं बोलूँगा क्योंकि इसमें हमें कैटेगरी प्रॉपर देखने को मिलती है जिन की। एंड साइड बाय साइड जो इसकी एंडिंग है ना, हर कोई एक एंडिंग के बारे में डिफरेंट व्यूज़ बना के रखता है कि कोई भी एक हॉरर की एंडिंग होगी वो अलग होगी, पर इसकी थोड़ी एंडिंग ऐसी है जो आपको एक शॉक हल्का सा देगी, मतलब या फिर आपको सोचने में मजबूर करेगी कि ऐसा क्यों हुआ। यानी कि एंडिंग ऐसी कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे शायद। येस ऑफ कोर्स। जी भाई, किस्सा स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होती जी, है चीज़ें? एक ये किस्सा जो है लखनऊ से है, जिसमें एक अच्छा अर्निंग लड़का था। अब जैसे होता ना, हर लड़के पे प्रेशर होता है कि अपने घर की हालत सुधारनी है, तो उस लड़के पे प्रेशर था कि अपने घर की हालत सुधारनी है। अब मैं नॉर्मल सा बता देता हूँ। उसकी फैमिली में 4 लोग थे, एक उसके मॉम, डैड, लड़का और उसकी बहन। ठीक, अब ये जो है मुस्लिम फैमिली है प्रॉपर। तो लड़का पहले किराए से घर में रह रहा था और उसका वीडियोग्राफी का काम था, जिसमें हम शादी वगैरह पे वीडियोग्राफर्स देखते हैं, तो उससे और अच्छा खासा उसने अर्न भी किया था। तो अब उसका टाइम था कि यार मैं अपनी फैमिली को एक ऐसा घर दूँ जो एक मतलब होता ना कि मेरे पापा या मेरी मदर फ़ख्र से घूमे कि मेरे बेटे ने हमें घर ला के दिया। तो वो स्टार्ट करता है। उसे लखनऊ के, मैं एरिया डायरेक्ट नहीं बता सकता ड्यू टू सम, उसने ही रेस्ट्रिक्शंस मुझे बोली हैं। तो उसको एक अच्छा एरिया में अच्छा घर मिलता है, और ऐसा भी नहीं कि लो कॉस्ट देने पे मिला हो, उसने अच्छी खासी कॉस्ट दी उस चीज़ की। उसको घर मिला, घर अच्छा खासा बड़ा था। जैसे आप, मैं आपको एक छोटा सा प्रीव्यू भी देता हूँ घर का। जैसे हम घर में घुसते हैं, एक बड़ा सा बरांडा है, बिल्कुल लास्ट में जाकर सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर के फ्लोर को जाती हैं, और बरांडे के राइट साइड में मॉम डैड के रूम्स हैं। तो मल्टीपल रूम्स थे, नीचे भी ऊपर भी। सब ज़्यादा खुश थे कि क्योंकि सबको एक प्राइवेसी मिल गई, अपना एक रूम मिल गया। तो वो जो लड़का था वो फैमिली में एक स्टार जैसा बन गया। मतलब होता है ना, एक फैमिली में इज्जत बढ़ जाती है अगर आप किसी को, मतलब मॉम डैड का सपना पूरा कर दें। तो वही चीज़ थी। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, सब कुछ सही है, नॉर्मल है घर में। दोनों बहन भाइयों को आदत थी कि अक्सर वो रात को खाने के बाद ग्रीन टी पी के वॉक किया करते थे, और उसकी बहन कुछ ज़्यादा डाइट करती थी क्योंकि थोड़ी बल्की थी, आप कह सकते हो फैटी थे। तो एक रात का इसी टाइम है, 7th-8th डे होता है उस घर में उनको हुए। तो वो वॉक कर रही थी उसकी बहन, क्योंकि अब जो लड़का है वो हमज़ा है। हमज़ा जो है अभी वो वीडियोग्राफी शोज़ करने गया है, तो वो घर पे अवेलेबल नहीं है। बहन को उसकी आदत है, तो वो ग्रीन टी पी के वॉक कर रही है, अपनी स्टेयर से उतर रही है। जब स्टेयर से उतरी और उसने बैक मुड़ा, तो उसको दिखता है कि जैसे स्टेयर्स के अंदर का हमारा एरिया होता है ना, स्टेयर्स के नीचे का, वो एरिया एम्प्टी था, पर वो डार्क रहता था मोस्टली क्योंकि लाइट नहीं थी, काफ़ी पीछे घुस के स्टेयर्स थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसको हमेशा से एक ये रहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कि 2 आइज़ ना मुझे वहाँ से देख रही है। उसकी बहन को काफ़ी ऑकवर्ड सा लगा। 2 आंखें देख रही हाँ, हैं। देख रही हैं। पर उसकी बहन की कभी हिम्मत नहीं पड़ी उस जगह जाने की, तो वो ये दोनों को दिखता था या बस बहन नहीं, को? सिर्फ बहन को। अच्छा। वो टाइम बता रहा हूँ जब हमज़ा घर पे नहीं था, वो शूट्स पे गया था। तो उसकी बहन ने 2-3 बार तो देखा, और वो थोड़ा सा कहते हैं ना, खौफ आ जाता है कि इंसान को उस जगह पे जाने में, इग्नोर करता है उस जगह पे नहीं जाना। तो उसने कई बार अपने मॉम डैड को बोला कि मुझे ऐसे-ऐसे होता है। तो मॉम डैड कहते हैं कैसी बातें कर रही है, अंधेरा है, हम बल्ब लगा देते हैं, तुझे अंधेरे में डर लगता है। तो वहाँ पर बल्ब वगैरह इंस्टॉल करवा देते हैं। हालाँकि वो 1-2 दिन तो जलता है, फिर तीसरे दिन वो बल्ब ख़राब हो जाता है। अब क्या है, हमज़ा आ गया है। हमज़ा को उसकी बहन ये चीज़ बताती है कि मुझे डर सा लगता है, अजीब-सा, जैसे कोई देख रहा है। तो हमज़ा भी इस चीज़ को उड़ा देता है हँसी-मज़ाक में कि यार क्या है, तू डरपोक है, ठीक है। अब बीच में फिर ये चीज़ होती है कि उसकी बहन को जब इतने लोग बोलते हैं कि तू ऐसे ही डर रही है, अपने डर से डर निकाल, अंधेरे से डर हर किसी को लगता है। तो उसकी बहन कहती है हाँ ऑफ कोर्स मुझे भी करना चाहिए। तो हमज़ा फिर कुछ टाइम बाद उसके साथ घूमता फिरता है, 2-3 बार उसे नीचे लेके आता है, तब तक उसका डर निकल चुका था। अब फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि कुछ दिनों बाद ही कि हमज़ा फिर दोबारा शूट पे गया है। अब उसकी बहन को फिर आदत है, तो वो यही अपनी ग्रीन टी पीते हुए टहल रही है, और उसको फिर दोबारा अब नीचे वाले जोन में आती है क्योंकि उसका डर निकल चुका था। तब उसे दिखती है 2 रेड कलर की आइज़, उसी अंधेरे से उसे देख रही है। अब वो सोचती है कि यहाँ पर कुछ तो था नहीं, और उसको इतना डर नहीं था। तो वो सोचती है मैं भाग के जाती हूँ और देखती हूँ क्या है, क्योंकि अगर कोई लाइट्स है, कोई बल्ब है, क्योंकि ऐसी कोई भी आइज़ है चमकती नहीं है जनरली हम बोलें तो उसकी बहन भागते हुए जाती है, और जब वो जाके देखती है, क्या ये बोलूँ कि वो देख ही नहीं पाती है, वो भागते भागते ही बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी आँख खुलती है तो उसके मॉम डैड दोनों उठा रहे होते हैं। हमज़ा को फ़ोन किया जाता है। हमज़ा अर्ली मॉर्निंग उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो कहती है कि मैंने रेड आइज़ देखी थी वहाँ पर, मैं गई। तो उसके मॉम डैड ना फिर उसको बोलने लग जाते हैं कि ना तुमने अपने अंदर डर तो बना लिया, ऊपर से तुम डाइटिंग करती हो जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई हो, इतनी डाइट किस काम की है। उसको हर तरह का सुनाता है। पर हमज़ा को थोड़ी चीज़ वियर्ड लगती है क्योंकि अब ये दूसरी बार हो गई उसकी बहन ने उससे कुछ डिस्कस किया है, और उसकी बहन की एज भी ऐसी होगी जैसे कि 16 साल की एक लड़की होती है जो +2 आई गेस उसमें ही होगी। तो वो चीज़ बताती है, तो उसके भाई को थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड था अपनी बहन से, तो वो फील करता है और वो सोचता तो है अपने माइंड में, पर उसने लेट गो, फिर वो बात कर दी।
अब क्या होता है, उसकी बहन फिर इग्नोर कर रही है, लेकिन अब वो रेड आइज ना उसने रूम में दिखती है रात के टाइम। तो कई बार उसकी बहन डर के हमजा के रूम में आ जाती है कि यार मुझे ना फिर वो रेड आइज दिख रही है। हमजा कई बार उसके पीछे जाता है, तो उसका ही डर निकालने के लिए एक मौलाना जी के पास लेके जाता है कि मुझे बहन को इस तरह से रेड आइज दिख रही हैं। तो मौलाना जी उसकी बहन के सामने तो कुछ नहीं बोलते कि आप घर जाओ, कुछ नहीं है, ये खा लो, ये ठीक हो जाओगे। पर हमजा को पीछे से बोलते हैं जिस तरह से रेड आइज दिख रही हैं, हो सकता है कोई ऊपरी चक्कर हो, कभी आपको ऐसा महसूस हो। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी, अगर मैं इसको मिसपेल नहीं कर रहा, अगर मैं मिसपेल कर रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी, सूरह बकरा कुरान की कुछ आयतें होती हैं जी। ठीक है, वो हमजा को दी कि अगर कभी ऐसा लगे ना कुछ सस्पिशियस है, जब आपको लगना शुरू हो जाए तो वो पढ़ देना, कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी तो वहाँ से चली जाएगी जी। तो हमजा को लगा कि यार ये तो मुझे कभी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। हमजा बिलीवर तो था, लेकिन कभी ऐसा उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कभी होगा। फिर उसकी बहन एक दिन क्या होता है, जब वो अपने उनके रूम के बाहर जा रहा होता है, तो कोई जैसे 80 ईयर्स का आदमी बोल रहा होता है ना वैसे, और उसकी बहन वैसे डबल आवाज़ में बात करते हुए सुनाई देती है उसे कि मैं तो नहीं जा रहा। उसकी बहन कहती है चला जाओ प्लीज़, मुझे अकेला छोड़ दो। अब हमजा को ये एक्सपेक्ट हो रहा होता है कि शायद कोई उसकी बहन के रूम में घुस आया है हाँ। और कुछ तरह का कर रहा है। अब एक नॉर्मल भाई क्या प्रेडिक्ट करेगा कि यार मैं झटके से जाऊंगा उसे पकड़ लूंगा, किसकी हिम्मत कैसे होगी। सेम वे हमजा के अंदर ये एक एड्रेनलाइन जागता है, वो दरवाज़ा कस के पीटता है और अंदर घुसता है तो देखता है उसकी बहन नॉर्मल लेटी है, आसपास कोई नहीं है, वो हर जगह चेक करता है, रूम के नीचे चेक करता है, तो उसको दिखता है एक सांप उसके बेड के नीचे। तो हमजा पहले तो डर जाता है, तो उसकी बहन कहती है ये वही है। कह रहा, वो हमजा पूछता है कि तू किससे बात कर रही थी, तो उसकी बहन बोलती है ये नीचे बेड के नीचे है कोई, मुझसे बातें कर रही थी, वो मुझे डरा रहा है, वो मुझे नहीं छोड़ रहा, मेरे को सपने में आया था, मैं जाग रही हूँ तब भी ये यहाँ पर है। तो हमजा को 1% क्लिक होता है कि है तो सांप, पर अगर मैं इसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी से देखूँ तो एक चीज़ बोलता है कि अगर सांप है तो तेरे को मैं लाठी मार के मार दूंगा, अगर कुछ और है तो चुपचाप चला जा। तो देखते देखते जब वो बोल रहा होता है तो सांप जो है बेड के डार्कर एरिया में जाता है, मतलब स्क्रॉल करके, और डार्कर एरिया में जाके जब हमजा लाइट वाइट चलाता है उसे हर जगह देखता है, वो नहीं दिखता। तो हमजा के मन में एक और चीज़ क्लिक हुई थी, मे बी ये सांप हो या मे बी ये कोई और एंटिटी हो, क्योंकि एक सांप तो होता है तो उसने देखा है अपनी आंखों के सामने, वो गायब हो गया। उसने और भी थोड़ी सी वो करी, उसकी बेड इधर उधर करने की कोशिश की पर कुछ नहीं दिखा। अब एक चीज़ क्लिक कर गई, क्योंकि हमजा ने भी ये बात सुनी और उसकी बहन ने भी सुनी कि कोई 80 ईयर्स प्लस टाइप की आवाज़ थी जो उसकी बहन को इस तरह से बोल रही थी। तो अभी ये चीज़ होती है, इसमें एक और वो डाल देता हूँ मैं क्लॉज, कि जो हमजा की बहन है उसके रूम में कहीं हमजा की चीज़ें पड़ी थी, हमजा की चीज़ जैसे कि वीडियोग्राफी का कैमरा और ये चीज़ें। तो जो उसका बैग बन जाता था वो इतना भारी बन जाता था ना कि हमजा को ही उठाने में इतनी दिक्कत होती थी, और उसकी बहन को कोई भी चीज़ निकालनी होती थी तो वो खुद बोलती थी कि अपना बैग ही हटा दे। यानी काफ़ी हैवी है जो कि उसकी बहन से नहीं उठेगा, ऐसा हाँ एग्जैक्टली, वो हमजा से भी उठने में थोड़ी दिक्कत होती थी। हमजा अच्छा खासा मस्कुलिन था, बट उससे भी उठाने में दिक्कत होती थी। और वो बैग भी एक संदूक में डाला होता, जैसे हम पुराने क्रेट्स देखते हैं ना बड़े लोहे के, उस टाइप में उसमें और भी सामान होता था। अब ये चीज़ मैंने इसलिए ऐड ऑन करी है क्योंकि आगे इसका बहुत एक वो आएगा। तो अगले दिन जब हमजा ये सब चीज़ें क्लियर आउट कर रहा है, अब वो 4-5 बजे के करीब उठता है, उसको एक शूट के लिए कॉल आता है कि इस तरह से मैरिज फंक्शन है, आपको आना है। तो कॉल अटेंड कर रहा होता है और फिर उसको आवाज़ आती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत करो ऐसा, और फिर वही डार्क टोन में कोई बुज़ुर्ग बोल रहा है। तो अब हमजा को लगता है कि यार ये ज़्यादा हो रहा है, तो बाहर से ही ना अपने फ़ोन में वो आयतें चलाने शुरू करता है और भागता हुआ अंदर जाता है। तो वहाँ पर उसकी बहन उसको दिखती है, जो रूम के मतलब बीचों बीच एरिया में बैठी है, साइड में बेड है और साइड में वो सिंदूक है। तो जब हमजा वो उसकी आवाज़ तेज़ करता है तो उसकी बहन बोलती है चला जाए, मतलब वही आवाज़ में, बुजुर्ग की आवाज़ में, कि चला जाए यहाँ से, नहीं तो इसको ले जाऊँगा, इसको तो मैं लेके जाऊँगा, इससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो हमजा कहता है कौन है तू, तो वो कहती है चला, वो उसकी बहन की आवाज़ में कहता है चला जाए यहाँ से। और जैसे वो पास आ रहा होता है ना, वो फ़ोन में चलाते तो उसके फ़ोन की पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। लकीली हमजा को कुछ लाइन्स याद रहती हैं तो वो भी स्पेल करने लग जाता है। अब मैं बता रहा हूँ, वो जो क्रेट थी बड़ी लोहे की संदूक, अब उसको रोकने के लिए हमजा की बहन उस क्रेट को एक हाथ से उठाती है और अपने आगे रख लेती है बड़े आराम से, बड़े आराम से, इस तरह से। हाँ। हमजा पीछे हो जाता है क्योंकि वो बैग उठाने में हमजा की पूरी पावर लग जाती थी, और बैग तो क्रेट के अंदर था, और क्रेट के अंदर और सामान भी था। तो हमजा पहले ये चीज़ देख के बड़ा शौक तो होता है, पर वो स्पेल करता रहता है, वो कहता है मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। तो फिर वो एक टाइम आता है कि वो उसकी बहन जो है पूरी दीवार पे ऐसे चिपक जाती है और अपने मुंह से ब्लड निकाल रही है, उसके मुंह से ब्लड गिर रहा है, और जब ब्लड गिर रहा है ना, वो ज़मीन पे गिरते गिरते ब्लैक हो जा रहा है। हाँ। जैसे
काला टार होता है ना, हाँ, हाँ। रोड का टार देखते हैं, उस तरह का टार बनता जा रहा है। और जब ये पड़ता जा रहा है तो उसकी बहन ये गिराते गिराते बिल्कुल बेहोश हो गई है, अनकॉन्शियस हो गई है। अब उसके मॉम डैड वगैरह आ गए हैं। तो अभी भी मॉम डैड को यही लग रहा है कि ये जो है वो डाइटिंग की वजह से इस तरह से है, क्योंकि उन्होंने वो विजुअल नहीं देखा जो हमजा ने देखा है। जब हमजा इन सबको बुलाता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है, तो उसके मॉम डैड कहते हैं इसने डाइटिंग के चक्कर में खुद को भी मार लेना और हमको भी मार के जाएगी टेंशन देकर। तो हमजा वो क्लियर आउट करता है कि ये डाइटिंग के चक्कर में ये चीज़ आप हिला नहीं सकते, हमारी पूरी फैमिली मिलकर नहीं हिला सकती, और वो एक हाथ से घसीट के यहाँ पर ले आई है। तो किस तरह से उसे हॉस्पिटलाइज कराया जाता है, जहाँ पर उसकी प्रॉपर टेस्ट वगैरह होते हैं, पर सारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल है। डॉक्टर हैरान हो रहे हैं, क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन, अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट आपकी ऑडियंस में वो देख रहा होगा कि ब्लैक जब ब्लड हो जाता है इंसान का, वो बहुत रेयर होता है और उसमें ना बचने का चांसेस नहीं होता। वो एक एक्सटर्नल ही चीज़ है जब इंटरनल ब्लीडिंग में ब्लड हो जाता है। पर ऐसा जब उसकी पूरी बॉडी को देखा गया, कहीं इंटरनल ब्लीडिंग कुछ नहीं है। और ये चीज़ें बहुत ही हैरान कर देने वाली थी हमजा और उसकी फैमिली के लिए। जब ऐसा कुछ नहीं है तो हुआ क्यों ये? जब हॉस्पिटल से क्लीन चिट मिलती है, वो वापस घर आते हैं। अब हमजा क्या कर रहा है, वो बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, मतलब किसी शूट पे नहीं जा रहा कि मुझे 1-2 दिन तो एटलीस्ट अपने घर पे देना है और एक्टिविटी देखनी है। अपनी बहन को कहता है कि आप मेरे कमरे में अब हम शेयर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन करो जब तक आप प्रॉपर ठीक नहीं हो जाते। और वो प्रॉपर से ही मतलब आँख बना के रख रहा है अपनी बहन के ऊपर। और बीच में उसने बैक ऑफ दैट मौलवी साहब से बात करी कि ऐसे ऐसे कंडीशन हुई, अगर कोई ऐसी चीज़ है, मौलवी साहब यही कह रहे हैं कि अब इस बार आए ना तो मुझे बुला लेना। तो वो कहता है ठीक है। अब पीछे से उसने वर्क कर लिया है। अब 5 बजे के करीब वो अपना सो के उठता है तो देखता है उसके साथ में बहन सो ही नहीं रही है। और वो उसके रूम में जाता है, वॉशरूम में चेक करता है, हर एक जगह चेक करता है, पूरे घर में उसकी बहन नहीं है। बहुत वो हो जाता है, 1 दिन हो जाता है ढूंढते हुए, सारे रिलेटिव को बताते हैं, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं। हमजा क्या करता है, सोशल मीडिया पे वो अपनी बहन की फ़ोटोज़ वांटेड और इस तरह से नाम वगैरह लग के सर्कुलेट करता है। तो अब देखो, लखनऊ में उसकी बहन खोई, लेकिन हरियाणा में कहीं से उसको फ़ोन आता है कि आपकी बहन ऐसे खेतों में अनकॉन्शियस बस खड़ी हुई है, लेटी भी नहीं, खड़ी हुई एक जगह, और हम इसको 6-7 घंटे से देख रहे हैं, एक जगह खड़ी है। ये बैठ भी नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर रही, किसी की बातों का जवाब। हरियाणा पहुंच गई है। हरियाणा पहुंच गई है 7 दिन बाद। तो हमजा और उसकी फैमिली पहले तो सोचते हैं कोई शायद रैंसम के लिए कॉल ना हो, किसी भी तरह का हो सकता है। तो प्रॉपर अपने लिए एक बैकअप के लिए अपने दोस्तों वगैरह सबको इकट्ठे लेके जाता है, अपनी फैमिली को। जब वो जाता है तो बहुत अजीब सा लगता है। तो खेतों में है, और जिसके खेत है उसने मतलब उसके साथ दूध वाले हैं कई सारे, मतलब उसके फार्म्स के लोग हैं, जो कह रहे हैं आपकी ये बहन कुछ ठीक नहीं लग रही, क्योंकि कोई जवाब नहीं दे रही और बस मतलब आँख झपका भी नहीं रही है। अगर कोई बैठ भी रहा है ना, मुखी बैठ रही है उसकी आँख पे, तो वो झपका नहीं रही है। बहुत अलग सा लग रहा है, हमें डर लग रहा है। तो वो किसी तरह से उनको लेके जाते हैं, उससे पूछने की कोशिश करते थे को क्या हुआ है, पर उसकी बहन कोई भी जवाब नहीं दे रही है। करते कराते वो किसी तरह से वापस उसको लखनऊ लेके आते हैं। अब मौलाना साहब को बुलाया जाता है कि आप आ जाओ, अभी पता नहीं क्या हुआ है। तो उसकी बहन जब बोलती है, वो एकदम से नॉर्मल हो जाती है, क्या हुआ, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मुझे याद ही नहीं मैं कैसे पहुंची, बुला बुला। तो पहले तो एक थ्योरी निकालते हैं उसके मॉम डैड की, हो सकता है किसी लड़के का चक्कर हो, ये भाग गई हो, लड़के ने इसे धोखा दे दिया हो, तो इस तरह से एक्ट कर रही है। क्योंकि वही रिलेटिव्स इस तरह की आप बातें करते हैं तो हर कोई सोचता है। पर हमजा कहता है कि नहीं, मेरी बहन ने मेरे को हर एक चीज़ बताई है, वही चीज़ मैंने आपको टाइम टू टाइम बताई है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे को तक पता नहीं चला रूम के अंदर से वो कैसे चली गई। अब ये जो है सारा किस्सा जो है उनके घर में काफ़ी पैनिक क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अब मॉम डैड भी एक टेंशन में है। तो लास्ट में उनके इतना डर जाते हैं कि वो बोलते हैं कि हम सब ना इकट्ठे ही मतलब बरामदे में सो जाते हैं बेड लगा के, क्योंकि अब हम भी देखना चाहते हैं कि हमजा और तुम मिले तो नहीं हुए। तो अब तुम दोनों ही कुछ प्लान तुम कर रहे हो, दोनों ही अलग से प्लान कर रहे हो, या तू तेरी मतलब अंडरस्टैंडिंग अपनी बहन के साथ ज़्यादा अच्छी है तो उसको हेल्प कर रहा हो किसी और के साथ उसका हो। तो इस तरह से वो करते हैं, वो पूरे बरामदे में सो रहे हैं। अब जब वो उठते हैं तो हमजा की बहन वही सुबह 5 बजे के करीब ओल्ड मैन की आवाज़ में बात कर रही है कि अब तो मैं ऐसे लेके जाऊँ, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तो उसी टाइम मौलाना साहब को बताया जाता है, और फिर वही चीज़ हो रही है कि वो वॉमिट कर रही है ब्लड, और वो ब्लैक हो रहा है। एट द सेम टाइम उसे हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है, और वहाँ के हॉस्पिटल में भी ना उनसे एक स्पेशल परमिशन मांगी जाती है कि बस मौलाना साहब हमारे साथ मतलब नॉर्मल खड़े मतलब बैठ सकते हैं उस वार्ड में, जिस वार्ड में हम अपनी बहन को लेके बैठे। हॉस्पिटल वाले खुद कहते हैं? नहीं, वो घर वाले कहते हैं। क्योंकि जब उसके मॉम डैड देखते हैं कि हमजा भी सच कह रहा था और ये सब चीज़ सच में हो रही हैं, तो उनको पकड़ के इस तरह से लेके जाया जाता है जहाँ पर वो एडमिट है। अब सीन क्या है, उसके सामने उसके मॉम डैड सेम आयात पढ़ रहे हैं, मौलाना जी सेम आयात पढ़ रहे हैं, हमजा सेम आयात पढ़ रहा है। अब उसकी बहन जो है प्रॉपर अनकंट्रोलेबल स्टेट में है, वोट रही है,
गालियाँ दे रही है हमज़ा को, मौलाना साहब को, उनके मॉम डैड को, कह रही है मैं इसे लेके जाऊँगा, तुम किसी को भी बुला लो, जिसको मर्जी जानते हो उसको बुला लो, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मुझे पसंद नहीं है जब ये उस लड़के से मिलती, मतलब उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसके बारे में बात करी, जब उस लड़के से मिलती थी, जब ये पहली बार मुझे दिखी थी, मैंने इसको यही कान में बोला था उस लड़के को छोड़ दे। इसने नहीं मेरी नहीं मानी, अब मैं इसे लेके जाऊँगा, क्योंकि ये नहीं मानेगी तो मैं भी नहीं मानूंगा। अब बीच में क्या है, मौलाना साहब कह रहे हैं मैं तो को जाने नहीं दूंगा। उस लड़की, वो लड़की ना सिर्फ विंडोज़ की तरफ, मतलब जो हॉस्पिटल में विंडो है ना उसकी तरफ देख रही है और ऐसे पॉइंट आउट कर रही है, वो देख मौलाना साहब को। मौलाना साहब वहाँ देखते हैं और वो लड़की बेहोश हो जाती है। तो उसको लगता है कि, मौलाना साहब को लगता है कि शायद जो भी था उसके अंदर से निकल चुका है, निकल गया। तो सब वो लड़की को उठाने जाते हैं और वहाँ पर एक चीज़ होती है, दैट गर्ल वॉज डेड। और सेम टाइम पे हमज़ा जो है उसके अंदर पोजेशन आता है। हमज़ा के अंदर जो उसका भाई है लड़की का, जिसकी स्टोरी बता रहा हूँ, हमज़ा के अंदर पोजेशन आता है, सेम स्टेट, मुंह से ब्लड वॉमिटिंग, और वो बोलता है मैंने बोला था ना ले जाऊँगा, ले गया, और अब तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, मैं अपना इलाका सब चेंज कर लूँगा, ढूंढते रह जाओगे। ये बोल के हमज़ा भी अनकॉन्शियस हो जाता है, पर वो ज़िंदा था। बट सबके सामने मौलाना साहब खड़े थे, हॉस्पिटल स्टाफ खड़ा था और उनके मॉम डैड खड़े थे, उन सब के सामने वो ले गया। और ये स्टोरी मैं इसलिए इतना अजीब लगता है मुझे नरेट करते हुए, क्योंकि मैंने पहले सोचा था मैं अपने चैनल, एक अंडर सर्च चैनल बनाऊंगा, उसके ऊपर स्टोरी डालूंगा। ये स्टोरी मैंने 7 टाइम्स रिकॉर्ड करी। हाँ। और 7 टाइम्स क्यों रिकॉर्ड करी, क्योंकि एक बार वो टाइम लैप्स में हो गई, एक बारी में मेरा हीट इशू आ गया, मैं क्योंकि आईफोन 16 के कैमरा से कर रहा हूँ तो कैमरा हीट इशू आ गया, तीसरे टाइम पे माइक ही काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह से हुआ। जो 7वें टाइम में मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड कर ली, तब तक मेरा मन ही ऐसा बन गया कि मुझे अब इसको डालना ही नहीं है। यानी कि कुछ ना कुछ होके, मतलब रुकावटें आ रही थी, शूट नहीं हो पाया, शूट हो गया तो एडिट नहीं हो पाई, इस तरीके से चीजें हो रही थी। इतना मुझे बर्डन लगने लग गया ना उस स्टोरी का। और मैं सच बोलूँ, ये स्टोरी ऐसी है, जब से मैंने सुनी है सर, मुझे फाइनेंशियली लॉस होना स्टार्ट हो गया, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से मैं कह सकता हूँ। दैट्स व्हाई मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ। देखो, हॉरर भी ना एक लिमिट तक एक कंटेंट आप कंज्यूम करो ना, बहुत अच्छी बात है। अगर आप 24 घंटे, आपका खुद का चैनल है आई नो, बट अगर आप 24 घंटे एक हॉरर, मैं कह रहा हूँ अच्छी चीज़ें भी कंज्यूम करो साथ साथ, वो भी बहुत ज़रूरी है। 24 आवर्स अगर आप एक ही चीज़ कंज्यूम करो, उसके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि जिसने मुझे बताई थी उसने इतने इमोशन के साथ बताई थी ना कि मैं यार लास्ट में सैड हो गया, क्योंकि उसने अपनी बहन के साथ फ़ोटोज़ थी उसकी, इस तरह की चीज़ें थी जो उसने मुझे दिखाई, और मैं इतना इमोशनली, जिस कहते हैं ना हैवी हो जाना, आप बहुत हैवी हो जाते हो, और वो हैवीनेस के साथ ही वो मैंने सब रिकॉर्ड किया था। और लास्ट टाइम तक ये हो गया कि मुझे अब डालनी ही नहीं है। यार भाई, उनकी बहन की सच में डेथ हो गई? डेथ हो गई थी सच में भाई। मैं स्टोरी छेड़ता नहीं हूँ, मैं जो स्टोरी होती है ना वो एज इट इज़ बताता हूँ, क्योंकि किसी के इमोशंस, किसी की वैल्यूज़, और किसी का, मतलब ये समझ लो कोई अपना ट्रॉमा शेयर कर रहा है। ये स्टोरी आपके पास एग्जैक्टली कैसे आई? ये स्टोरी हमज़ा ने शेयर की है या किसी और? हमज़ा ने शेयर करी है। मैंने इसमें नाम चेंज किया है, हमज़ा का मतलब हमज़ा उसका प्रॉपर नेम नहीं है, क्योंकि ही डोंट वांट। राइट। तो उसने मुझे स्टोरी भेजी, मेरे पास ऑडियो भी पड़ी है, अगर आप लगाना चाहें तो मैं आपको ऑडियो शेयर कर दूंगा, आप उसको भी लगा सकते हैं। जी भाई, मुझे ऑडियो दे दीजिएगा, मैं लगाऊंगा। एंड सीरियसली भाई, काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड इसकी एंडिंग थी, क्योंकि अगर किसी हॉरर के दौरान, किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के दौरान अगर डेथ हो जाती है, डेथ सीरियसली मीन कि भाई बहुत ही बड़ी कोई एंटिटी थी, बहुत पावरफुल कुछ था। मेरे को ये चीज़ पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पर उसने टक्कर ही नहीं दी, उसने सीधा, उसने मौका ही नहीं दिया भाई। यहाँ पर सब खड़े रह गए, मॉम डैड, डॉक्टर्स, मौलाना साहब, मतलब रिलीजियस, मेडिकल, सारी सर्विसेज थी उनके सामने। कितना बड़ा एक तमाचा है सबके मुंह पर, हम लोग जैसे मुंह पे, कि हर कोई सोचता है यार मेरे पास अगर कुछ हो भी गया तो पंडित जी, मौलाना जी, समथिंग मुझे बचा लेंगे। काफ़ी सारी स्टोरीज मैं कवर कर चुका हूँ। जो डेथ भी होती है ना, वो इतने कम टाइम में नहीं होती है, यानी कि बहुत बार मौके मिलते हैं, बहुत बार क्या कहते हैं, जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं या फिर उनको जो भी उनकी लैंग्वेज में कहते हैं, जो मौलाना करते हैं या फिर जो पंडित वगैरह करते हैं, काफ़ी बार वो करते हैं चीज़, एक्सोर्सिज्म काफ़ी बार होता है। उसके बाद लास्ट में जाके जब भी नहीं होता तो आता है कि हाँ भाई डेथ हो गई, उन्होंने पूरी कोशिश की। बट इसमें तो लग रहा है कि 1 या 2 बारी भी शायद ढंग से नहीं हो पाई। एग्जैक्ट, मतलब जब भी पोजेशन आया वो शायद 2 बारी पोजेशन आया, और वो भी इतना हैवी नहीं आया। राइट। कि उनको लग रहा था कि यार अगर हम ये आयतें पढ़ रहे हैं तो वो भाग जा रहा है। हाँ। और उनको 3rd टाइम में भी ये लगा कि हमने ये चीज़ बोली है और वो चला गया है, पर जब उनकी बहन को उठाया गया तो वो वापस उठी नहीं। तो ये मतलब कितना एक अलग स्पेस में आपको ले जाती है, एक अलग ट्रॉमा में लेके जाती है, कि आप ये सोचो कि आप सिक्योर नहीं हो। अगर हम सोच रहे हैं ना कि हम इससे तो बच जाएंगे, हमारे पंडित जी हमें बचा लेंगे, मानता हूँ बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, पॉजिटिव भी बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, हो सकता है बचा भी लें, लेकिन हमेशा चीज़ 50-50% में ही रहती है।
अल्टीमेटली ये कहूँगा कि भाई कभी भी इन चीज़ों को कम मत आको, हल्के मत लो, हमेशा सीरियस रहो, और जो भी स्टेप आपको लगता है कि जो बड़े से बड़ा स्टेप हो सकता है इंस्टेंटली, वो चीज़ हाँ, जो इमीडिएट स्टेप हम कहते हैं ना, इमीडिएट इमरजेंसी लिए आप कर सकते हो, वो करना चाहिए। जी भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो भी किस्सा होने वाला उसकी तरफ। ये ब्लैक मैजिक का किस्सा है शायद, है ना? कहाँ से स्टार्ट होता है ये किस्सा आया था मेरे पास लुधियाना से। लुधियाना में एक अच्छी वेल्दी फैमिली थी। अब उस फैमिली में क्या है कि मतलब जैसे सोचते हैं ना हम, एक एज होती है कॉलेज टाइम की एज, जिसमें एक लड़का लड़की में अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी एक स्टोरी है, सेम कॉलेज में लड़का लड़की थे, उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। इवन अब ये चीज़ है कि उनका जो टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं, और उनके मॉम डैड ने कई बार, या फिर लड़की की साइड से लड़के की साइड से कई बार उनको देखा है। तो वो ये कहते हैं यार आपका इतना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, तो क्योंकि सेम सोसाइटी में रह रहे हैं तो कई बातें बनने लग जाती हैं। तो उनके मॉम डैड अपने बच्चों को कई बार वार्न करते हैं कि आप इतना मत करो कि दूसरे बंदे को देखे, पर बच्चा नहीं मान रहा है। उनका एक अपना ही स्पेस और अपनी ही आइडियोलॉजी चलती है एक एज में। तो वहाँ पर क्या है कि मॉम डैड कई बार मना करते हैं और नहीं मानते, तो एट लास्ट मॉम डैड क्या करते हैं, वो थोड़े कंट्रोलिंग हो जाते हैं बच्चों पे। तो सेम वो लड़के की साइड से भी हो गया और लड़की की साइड से भी हो गया। अब लड़की को बोलने लगे उनके घर वाले कि तेरी शादी कर देंगे क्योंकि तू ऐसे ऐसे कर रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, हमारी इज्जत का तुमने देखा नहीं है। सेम वे लड़के को तो नहीं बोला जाता, लड़के को ही बोला था तू घर पे रह, अभी कुछ टाइम तो कॉलेज नहीं जाएगा, इस तरह से उसको भी ओपेक कर देते हैं। तो लड़का 100 तरह की कोशिश करता है, क्योंकि कॉल्स वगैरह अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि लड़की से फ़ोन छीन लिया गया है। तो लड़के के ऊपर एक वो आ रहा है कि यार मैं बात भी नहीं कर पा रहा, वो मुझे करनी है बात, सनक आ जाती है। तो कई बार वो घर से निकलने की कोशिश करता है उसके घर तक, मतलब बात पहुंचाने की, पर वही अब घर वाले ना एक मेंटालिटी में आ गए हैं कि इसको ये नहीं करने देना है, तो बाबू उसे रोक रहे हैं उस चीज़ से। तो लड़का कुछ टाइम तक क्या कर रहा है, वो अपने दोस्तों से, मतलब दोस्तों के थ्रू मैसेज पहुंचा रहा है लड़की को कि यार ऐसे करवा दो, वैसे करवा दो। अब वो चीज़ें भी घर वालों के आगे आ गई हैं, तो और आइसोलेट कर दिया है। अब इस बीच में क्या है, लड़का ना हर एक तरीका आजमा रहा है कि यार मुझे किसी भी तरह से उससे, मतलब उससे शादी करनी है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसकी फैमिली जिस तरह से उसकी शादी के लिए लड़के ढूंढ रही है वो मुझे करने नहीं देना। तो वो मतलब पहले तो हर तरीके आजमा रहा है। इवन वर्स्ट चीज़ें कह सकते हो, जैसे होता है ना गुंडे मवालियों से मिलना कि यार भगवा के करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। पर वही है, अब पड़ोसी हैं, ऊपर से उसके मॉम डैड ने पहले बोल दिया कि इस तरह से काम करेगा तो तुझे घर से निकाल देंगे, हमारे पास वापस मत आइयो। कॉलेज टाइम का लड़का है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, फाइनेंशियली इतना स्टैंड नहीं है। तो अब वो क्या करता है, उनकी एक फ्रेंड थी, तो उसने उसको गाइड किया कि मेरे पास ना कुछ बुक्स हैं, उसमें मंत्रास हैं, अगर तू दूसरे तरीके से लड़की को तुझे अपने पास करना है, अपने घर वालों को मनाना है, तो उसको यूज़ कर सकता है। पर उसको तब यूज़ करना है जब सनलाइट ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, मतलब रात को, इन ईजी वर्ड्स। तो वो कहता है हाँ ठीक है। तो उसने एक रेड बुक दी, उसने कहा कि ऐसी जगह करना है जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, यहाँ पर उस टाइम पे तेरे को कोई टोके ना। मतलब घर पे कर सकते हैं या कहीं बाहर जाके करना? उसने तो यही बोला घर पे करना है, और ऐसी जगह पे जहाँ पर तेरे को कोई टोके ना। अब इसने ये बोला कि, वो कहता है ठीक है। अब लड़के को लगा ये तो कोई प्रोसेस है, मैं एक दिन में करूँगा, चीज़ हो जाएगी। उसने कुछ मंत्रा चैंटिंग के लिए लिख के दिए उसे। अब उसको घर पे कोई ऐसा जोन ही नहीं मिल रहा है जहाँ पर कोई आ जाए ना, क्योंकि वैसे ही इसके ऊपर इतनी हर कोई वॉच कर रहा है, लाइमलाइट में आ गया वो। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा है कि मैं तेरे घर आ जाऊँ। तो दोस्त कहता है हाँ भाई आ जा। अपने घर वालों को प्रॉपर विश्वास दिला दिया कि मैं दोस्त के घर ही जा रहा हूँ, स्टडी के लिए जा रहा हूँ, और बुक्स में वो वाली बुक भी डाल दिया उसने। अब वो बुक ले गया है दोस्त के घर पे, दोस्त को मतलब उसको सामान लेके गया है, नेल्स हो गए, जैसे नेल्स वो वाले नहीं, कटिंग वाले नहीं, आयरन नेल्स, कील की बात कर रहा हूँ, और वुडू डॉल टाइप्स की डॉल्स, इस तरह की। तो पहले तो दोस्त बोलता है क्या लेके आया है, ऐसे मत कर। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तू बैठ तो सही। तो पहले दिन वो करता है, उसको कोई फ़र्क नहीं लगता। सेम वे फ्रेंड को कॉल करता है कि तो फ़र्क ही नहीं लगा। तो कह रही है एटलीस्ट एक वीक करना पड़ेगा तेरे को, कम से कम, तब तेरे को अपने आप ही फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा, तू मेरे पास वापस नहीं आएगा कंप्लेंट लेके। वो कहता है कि यार ये तो मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं रहा, ऊपर से मेरा दोस्त, एक हफ्ते तक तो मैं जा नहीं पाऊँगा। तो वो कहती है कि तुझे तो अपने घर में ही करना पड़ेगा, अगर तुझे फ़र्क देखना है अपने घर वालों पे ना, तो अपने घर में करना पड़ेगा। अब मैं एक और चीज़ हाईलाइट कर देता हूँ, जो लड़का है जो ये सब कर रहा है, उसके फादर का एक लिकर शॉप है, ठीक है। अब तो उसने, उनके फादर ने ना उनके घर के टॉप फ्लोर पे एक हॉल जैसा बनाया है, एक लग्जरी हॉल, जिसमें अपने फ्रेंड्स को पार्टीज़ और गैदरिंग्स के लिए ला सकते हैं। वहाँ पर यूजुअली वो लॉक रहता है, यूजुअली नहीं आता। अगर कोई रात को पापा आए हैं उसके अपने फ्रेंड्स लेके, तो वहीं पर वो रुकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, नीचे वगैरह फैमिलीज़ में नहीं आते लेकर,
ठीक है। तो अब वो लड़का क्या कर रहा है, वो सोचता है कि यार मैं ऊपर वाले फ्लोर पे ना कर लूँ, वहाँ पर तो कोई जाता ही नहीं है। जब वो बोलता है कि मुझे अलग सोना है मम्मी, तो आप ऐसा करो चाबी दे दो ऊपर वाले फ्लोर की। तो मदर क्या ही है, मदर कहती है ठीक है, पर घर से बाहर तो नहीं जाएगा ना। वो कह रही मैं ऊपर से कैसे चला जाऊँगा, आप दे दो। तो मदर से चाबी ले लेता है। अब वो सोचता है कि मैं रूम में भी नहीं करूँगा, मैं जा करूँगा वॉशरूम में, क्योंकि रूम में भी हो सकता है पापा आ जाए रात को, वॉशरूम में तो कोई नहीं आएगा। वॉशरूम में तो कोई नहीं आएगा। अब वॉशरूम में जाता है। अब उन्होंने वॉशरूम भी बहुत लग्जरियस बना रखा है, काफ़ी स्पेशियस है, क्योंकि फादर ने अपने दोस्तों के हिसाब से बनाया है, क्योंकि अब लिकर का जिसका काम है उसका तो आना जाना 100 लोगों का है। तो वहाँ पर वो ने स्टार्ट कर दिया। उसने 1 दिन करा, 2 दिन करा। अब दूसरे तीसरे दिन ना ये उसकी मदर ने नोटिस करा कि जब वो उनको नाश्ता वाश्ता दे रही है तो लड़का बाबा यूं यूं कर रहा है, अपनी स्लीव्स को ढक रहा है, कुछ छुपाने की कोशिश। हाँ, कुछ छुपाने की कोशिश। तो मदर होती है, क्या है, उनको लगा कुछ है इसके पास, लड़की का पहुंचाने के लिए कोई लेटर या कुछ डाल रखा। कि मम्मी यूँ करती है, उसके यहाँ पर कट्स 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 कट्स, मतलब यहाँ तक कट्स ही कट्स हैं। और उसकी मदर ने बस इतना किया तो वो कट्स दिख गए। अब क्योंकि मैं बता रहा हूँ लुधियाना में ना मोस्टली जो अटायर होता है ना वो कुर्ता पजामा होता है जी, तो वो थोड़ा ढीला ही रहता है कि आप यहाँ तक कर लो। तो उसने यहाँ तक देखा, उसकी मॉम को लगा लड़की के चक्कर में उसने कट्स डाल लिए। हाँ। अब यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है। तो जब मॉम पूछती है तूने लड़की के चक्कर में डाले हैं, अब उसको खुद ही सिक्योर रहने के लिए एक ऑप्शन मिल गया कि हाँ मैं ये बोल देता हूँ लड़की के चक्कर में डाले हैं, क्यों ही बताएगा कि मैं किसी और चीज़ में हूँ। तो बोलता है हाँ आप मुझे दिलवा नहीं रहे, मुझे तकलीफ होती है। तो मॉम उसकी कहती है कि मैं तुझे मिलवा दूंगी, मैं लड़कियों से बात कर लूँगी, तो पापा को मत बताइयो, तेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं, मैं कोशिश करूँगी चीज़ें हैंडल करने की। तो पहले मेरे से बात हो गई है, आगे से तुझे ये हरकतें नहीं करेगा, पापा को नहीं देखना चाहिए, पापा बहुत गुस्से वाले हैं। तो वहाँ पर उसकी मॉम ने ही बात दबा दी, ये सोच के कि पापा गुस्से वाले लड़के के ऊपर ही आएगा चीज़। ठीक है। अब क्या सीन होता है, मॉम ने जब दबा दी, अगले दिन से फिर कर रहा है। अब वो फ्रस्ट्रेट हो गया कि कुछ हो तो रहा नहीं। उसने मेरी फ्रेंड को बोला कि मेरे को 5 दिन हो गए करते हुए, पर मुझे कोई भी फ़र्क नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कर जो मुझे शॉर्टकट दे दे, मैं शॉर्टकट कर दूँ। फ्रेंड कहती है ठीक है, मैं एक चीज़ नोटबुक पे लिख के दे रही हूँ, ब्लैक नोटबुक पे ये चीज़ लिख और पढ़ता रहे पूरे दिन। तो वो दे देती है और वो एक रात ट्राई करता है। जब रात ट्राई करता है तो उसे विस्परिंग सुनाई देती है अपने कान के पास कि कोई अब आ गया है वॉशरूम में ही करते हुए। तो अब विस्परिंग में वो उससे ना कहती है कि मंत्रास को और चेंट कर ताकि मेरी आवाज़ और क्लियर हो और मैं तुम मुझसे काम करवा पाए। तो सबसे पहले तो मतलब उसके पास न्यूज़ आई होती है रिसेंटली कि लड़की की मदर बहुत फोर्स कर रही है इसके लिए शादी कराओ। लड़की ने एक रिश्ता मतलब देखा है पर वो अच्छा नहीं लग रहा लड़की को, पर मदर उसकी अभी भी वो है कि इसी से करवा दो शादी, जल्दी से जल्दी करवा दो। तो वो कहता है कि मुझे लड़की की मम्मी की टांगें तोड़वा दे, उससे बोलता है लड़की उसकी मम्मी की टांगें तोड़वा दे। ठीक है, वो कहती है ठीक है पर मंत्रा चैंट करना पड़ेगा। तो वो करता है और उसको फिर खबर आती है कि उसकी मॉम हॉस्पिटलाइज्ड है। वो पूरी सीढ़ियों से गिर गई, लड़की की मम्मी हॉस्पिटलाइज है। तो उसको ये हो गया कि हाँ ये काम कर रही है बहुत अच्छी से, अब मैं अगले दिन बोलूँगा कि मेरे घर वालों को कंट्रोल कर। वो कहती है मैं अब तेरा काम एक शर्त पे करूँगी, मुझे इस वॉशरूम से बाहर निकाल, ये सिर्फ मैं इधर बाउंड नहीं रहना चाहती। क्योंकि एक अकलमंदी उसने करी थी, जब उसको ये पता था कोई एंटिटी ले रहा है ना, तो उसने ये कहा था कि इसको बाउंड कैसे करना मुझे ये भी बता दे उस फ्रेंड से। तो उसने बाउंड करना पहले सीखा और बाद में उसको वो किया। यानी कि वो जो वो वॉशरूम था उसी के अंदर वो बाउंड थी। हाँ, वो उससे बाहर नहीं निकल सकती थी। तो एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया होता है अगर कोई तंत्र वगैरह यूज़ करता हो। देखो मुझे भी नहीं पता, ये मुझे उन्होंने ही बताया था कि जिसने उसको बाउंड किया है अगर किसी भी अनइवन तरीके से उसको पोजेस कर लिया उसने, तो वो उसके थ्रू निकल सकती है, या वो उसकी डेथ हो जाए तो उसके थ्रू निकल सकती है। तो लड़के को उसी आत्मा ने, उसने लड़के ने बोला कि मेरी फैमिली में ना डर डाल दे कि इसकी शादी उसी लड़की से होगी अदरवाइज ये मर जाएगा, या फिर इस तरह का डर डाल दे कि करवानी ही पड़े। अब क्या हो रहा है कि कुछ टाइम बाद लड़का भागते हुए नीचे आता है, बहुत ऐसे कंडीशन में उसके मुंह से झाग निकल रही है लड़के के मुंह से और वेंस कटी हुई हैं। ठीक है, और उसके घर वाले सारे पैनिक कर जाते हैं। आधी रात का टाइम है, 2-3 बजे का टाइम है, लड़का ऐसे नीचे से आया है, ऊपर से आया है, तो सारे उसको हॉस्पिटलाइज लेके जाते हैं। तो वहाँ पर उसका प्रॉपर से इलाज होता है और वो बच जाता है। ठीक है, अब जब बच जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फादर उनकी नज़र में आ गया, और तो और उसके एक भैया थे जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मतलब इन शॉर्ट उनकी भाभी प्रेग्नेंट थी और ऑलमोस्ट उनका 9 मंथ होने वाला था।
तो उनको भी एक सडन अर्ज सा होता है, वो कह रही हैं कि यार मेरे को ना ऐसा लगता है, मैं प्रेग्नेंट तो हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेबी की मूवमेंट बंद हो गई है, तो मुझे आई लेके किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो सब गए हुए हॉस्पिटल, हम भी चलते हैं हॉस्पिटल और हम भी डॉक्टर पे दिखा लेंगे कि मेरे बेबी का क्या रिपोर्ट है वगैरह। तो उनकी डिलीवरी डेट जैसे मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ होगी 20 की डेट होगी 20, तो उनकी डिलीवरी डेट 22 की थी, मतलब 2 दिन बाद की थी, और कोई हरकत नहीं दिख रही है। तो उसमें वो बताते हैं कि जब हम अल्ट्रासाउंड करवा रहे थे ना, तो उसमें ना बेबी की धड़कन आ रही थी और ना पेट में बेबी दिख रहा था, तो जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि बेबी तो है, अब 9 मंथ का हो कि बेबी को क्या होगा। तो ये चीज़ होती है। तो पहले डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हो सकता है मशीन वगैरह ख़राब है, वो पूरा रीसेट करते हैं अपना सिस्टम और फिर देखते हैं तो नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, धड़कन भी आ रही है, सब सही है। ये चीज़ हो गई। अब वो वापस घर ले आए हैं, उसकी तबीयत वगैरह देख के लड़का भी नॉर्मल घर आ गया है। लेकिन अब घर लाए हैं, घर में सुबह के टाइम पे मम्मी उनकी पूजा करके किचन में जाती है। पूजा कर किचन में गई हैं, तो किचन रैक होता है ना, लोग लटका के रखते हैं, वो किचन रैक पूरा उसकी मम्मी पे गिर गया, लड़के की मम्मी पे। अब लड़की की मम्मी अलग वो है, अपना इंजर्ड है, तो उनके ऊपर भी मतलब प्रॉपर उनकी मेडिकल सिस्टम वो जो किया जा रहा है। अदरवाइज़ उनके घर में ना और चीज़ें होने लग रही हैं, जैसे कि हो सकता है नेगेटिव चीज़, जैसे कि फादर के लिकर स्टोर में चोरी हो गई, सामान काफ़ी हद तक मतलब पैसे वैसे निकाल के ले गए, तो वो चीज़ सडन करने लग गए। अब उस चक्कर में ना फादर की इन्वॉल्वमेंट घर पे ज़्यादा होने लग गई है, क्योंकि स्टोर बंद है, प्रॉपर कुछ टाइम के लिए सील है, क्योंकि लिकर चोरी हुई है, अलग तरह के वो करने हैं। तो फादर का ध्यान जाता है ऊपर वाले वॉशरूम में कि इसने किया क्या था। ऊपर वाले वॉशरूम में देख के तो हम ऊपर जाता है, वहाँ पर बुझी हुई कैंडल्स पड़ी हैं, नेल्स पड़े हैं, डॉल पड़ी है, इस तरह की चीज़ें पड़ी है। उसके फादर को आता है गुस्सा, और उसके फादर सोचते हैं मैं इसको धो दूंगा। वो नीचे उतर रहे होते हैं और फादर को, जब वो नीचे उतर रहे हैं ना, तो फादर चिल्लाने लग रहे हैं। अब सबको लग रहा है फादर गुस्से में चिल्ला रहे हैं। जब वो नीचे आ रहे हैं ना, तो फादर को ऐसा लग रहा है कि उनका कोई गला पकड़ के उनको घसीटते हुए ला रहा है नीचे। अब पूरे घर वाले फिर पैनिक कि हो क्या गया। अब जैसे अब मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंटली चीज़ें हो रही है, तो जो डिलीवरी डेट है ना उनकी भाभी की, वो किसी के माइंड में ही नहीं रही है कि वो 22 तारीख को जाना है। वो करते करते 25 तारीख हो गई है, और ये वाला सीन 25 तारीख को हुआ कि उसके फादर को ऐसे घसीटते हुए कोई नीचे लाया है, और उसके फादर इतने पैनिक हो गए हैं कि आप कह सकते हो कि इधर उधर मतलब भाग रहे हैं, भले दीवार में बज रहे हैं, इधर बज रहे हैं। तो और उसके फादर के यहाँ पर 4 उंगलियों के निशान छपे हैं, मतलब किसी ने उनका गला पकड़ा है। तो उसके फादर को बैठाया गया कि बताओ हुआ क्या, और उसके फादर में पोजेशन आ जाता है। मतलब वो आत्मा जो थी उसके फादर के थ्रू बाहर निकली पोजेस करके उस एरिया से, और वहाँ पर वो स्पेल कर रही है कि मैं सबको मार दूंगी, सबसे पहले इसका बच्चा लेके जाऊंगी, इस तरह से बोल रही है। तो उस टाइम पे किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या है। जो उनकी वाइफ थी, जो उसके फादर की वाइफ थी, उनकी मदर, तो वो सीधा फ़ोन करती है अपने सासू माँ को, जो कि मतलब गांव और इस तरह के एरिया में होते हैं ना लोग, उनको। तो उनकी मॉम जो थी काफ़ी मतलब उनके यहाँ पर होता रहता है, उनके पीछे एक दरगाह है, तो वो बताती हैं कि सबसे पहले जो घर में कुंवारे लोग हैं ना, उन सबको बाहर निकाल दो। क्योंकि इनको जो बॉडीज़ है ना, वो कुंवारे लोगों की ज़्यादा सेंस होती हैं, तो उनको बाहर निकाल दो। जो प्रेग्नेंट है उनको बाहर निकाल दो, उन सबको इस घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि अभी ये वॉशरूम सब उनको भी पता तो है नहीं वॉशरूम बंद है, अगर एक घर में है तो घर में बाउंड है। तो वो उसको शिफ्ट कर देती है अपने बच्चों वगैरह को, सबको, कि आप बाहर जाओ। फिर बोलती हैं कि मैं एक पंडित जी भेज रही हूँ, हो सकता है वो कर दें सब कुछ ठीक। तो अब इस टाइम तक आप क्या करो, वो कपूर जला लो और पीली सरसों जो होती है ना उनके आसपास डाल दो। तो थोड़ा सा गाइड कर देती हैं, वो करती हैं, तो उनका पोजीशन हटता है। तो उसके फादर बताते हैं कि मैं तो चेक करने गया था, जब मैंने देखा इस तरह से चीज़ें हुई हुई हैं, तो मेरे को तो मारने आ रहा था मैं, पर किसी ने मेरे बाल पकड़े पहले पीछे से, मेरा गला पकड़ के वो घसीटते ही नीचे ले आया मेरे को। तो ये सब चीज़ें जब बताते हैं, तो उसके फादर भी मतलब बताते हुए काँप रहे होते हैं, इस तरह का उनका ट्रॉमा होता है। और जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं ना, तो दोबारा फ़ोन आता है कि पंडित जी आने वाले हैं, तो आप ऐसे ऐसे अरेंजमेंट कर लो, कोई उनको लेने चले जाओ। अब फादर सबसे पहले गुस्सा तो एक छोटे लड़के से थे जिसने सारा कांड बैठाया था ब्लैक मैजिक वगैरह का, वैसे ही डरा हुआ था, क्योंकि उससे क्या ही हो गया, उसको इतना हार्म कर दिया, फादर को हार्म कर दिया। यहाँ पर वाला टॉपिक तो चला ही गया लड़की वाला, यहाँ पर तो और कोई टॉपिक आ गया है। अब ये जब सीन हुआ ना, तो उसके फादर ने बोला, जो जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी उसको भेजा कि आप जाओ, आप पंडित जी को लेके आओ। पंडित जी आए हैं। अब पंडित जी की भी खास बात थी, वो बहुत आइकॉनिक हैं, अब लोग समझ जाएंगे अगर वो पंडित जी फेमस बहुत हैं, क्योंकि उन्होंने बाज पाल रखा है। हाँ। और बाज उनके यहाँ पर बैठता है जब भी वो कोई पूजा करते हैं। तो वो आए अपना बाज लेकर, वो अंदर घुसे, उन्होंने कहा यहाँ पर तो बला बुलाई गई है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इसका स्टार्टिंग एरिया क्या है, और जो लड़के ने बुलाई थी, जो टूटा फूटा लड़का था उनका छोटे वाला, उसी को बोला तूने ही बुलाई है, तू ही बताएगा कहाँ से बुलाई है।
तो उसने तो भाई पूरी डायरी वायरी दे दी कि ये मैंने पढ़ी थी, इस दोस्त ने भेजी थी, मैं तो ये करवाना चाह रहा था। उसने सब बक दिया। तो उसके वो पंडित जी देखते हैं, कहते हैं जहाँ ये डायरी है, ये डायरी को ब्लैक कवर कर रखा था उन्होंने। कह रहे ब्लैक कवर इसलिए कर रखा है ताकि वो चीज़ असरदार हो जाए, क्योंकि ब्लैक जो होती है वो लाइट को सोखती है, मतलब एक होता होगा साइंटिफिकली। कह रहे पहले तो उस डायरी को वहीं पर जला दे जहाँ पर ये सारे मंत्र तूने करे हैं। तो वो वॉशरूम दिखा देता है, भाई ये चीज़ें हैं। कह रहे वॉशरूम में मैं नहीं जा सकता, हम में से कोई नहीं जा सकता, हम में से कोई जाएगा वो पोजेस करके बाहर आ जाएगी, तो तू ही जाएगा क्योंकि तूने ही कार्ड बना रखी है। तो वही जाता है, वो डायरी को आग लगाता है। और जब डायरी को आग लगाता है तो कहते हैं कि अब इस आत्मा को या तो इस वॉशरूम में बंद कर दो, कि वॉशरूम को सील करना पड़ेगा, वॉशरूम में कोई नहीं जा सकता आज के बाद। तो वो कहते हैं ठीक है दरवाज़ा बंद कर। अब वो जब दरवाज़ा बंद करा, दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा। अब वो पूरा खींच के पूरा दम लगा रहा है, दरवाज़ा आधे में ही अटका है। और फिर होती है चीज़ें, मतलब पानी के पाइप्स फटना शुरू, कि मतलब ऐसी चीज़ें कि आप वॉशरूम सील कैसे करवाओगे, पानी के पाइप्स फट रहे हैं। तो पानी के पाइप्स फटना शुरू, पानी आना शुरू, और ऐसे जैसे होता घुराने की आवाज़ें, वैसे घुराने आए। अब ये दिन दिहाड़े हो रहा है, 3-4 बजे अब ये चीज़ हो रही है। तो पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। तो उन्होंने अपना बाज उड़ाया और वो आसमान, मतलब जो उसका वॉशरूम था उसके परिक्रमा करी होगी बाज ने, जो किया, वापस आया। उन्होंने कुछ कपूर वगैरह जो उनका हॉली रिचुअल है उन्होंने किया। उसके बाद चीज़ें थोड़ी शांत हुई। फिर लड़के को बोला वॉशरूम का गेट बंद कर। उसी टाइम मिस्त्री बुलाए गए। उसके गेट के आगे प्रॉपर एक वुडन रैक लगा के सीमेंटिंग वॉल बनाई गई और उसको पूरा बांधा गया। बाहर दरवाज़ों का कील वगैरह ठोक के उनको पूरा वो किया, अभिमंत्रित किया गया। फिर बोला कि लेकिन एक गुनाह हो गया है, ये आत्मा एक, मतलब ये जो नेगेटिव एडिटी थी, एक आत्मा ले गई आपके घर से, पर उनके घर में तो सब जिंदा थे। तो वो कहते हैं कि आपकी डिलीवरी डेट कब थी? अब जैसे उनकी 22 तरह की डिलीवरी डेट थी, तो 26-27 हो चुकी है, वो गई नहीं है अभी, उनको पेन ही नहीं हो रहा पेट में। तो उनको बोलते हैं आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल जाते हैं, पेन भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ रियलाइज ही नहीं, जैसे बेबी है भी या नहीं। तो हॉस्पिटल लेके गए हैं तो बेबी वॉज डेड। अरे जो उनका मतलब सी सेक्शन हुआ तो उनको लेबर पेन वगैरह नहीं हो रहा था, सी सेक्शन से निकाला तो बेबी वॉज डेड, शी वॉज अ गर्ल, और वो डेड थी। तो उन्हें बोला ये ले गई है, अब आप और कुछ नहीं करवा सकते। द बेस्ट थिंग इज़, जो हम कर सकते थे उसको उस जगह लॉक कर दिया, वो वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं है। जिस दिन ये घर टूटा वो बाहर निकलेगा, आप लोगों को खुद को बचाना पड़ेगा किसी तरीके से। हो सकता है तो आप घर को कभी मत बेचना, अपने अंदर ही रखना, और अगर छोटा सा भी कोई चीज़ होती है, कुछ टूट फूट जाता है ऊपर, तो मुझे बुला लेना। अभी तक वो घर है, सलामत है, और उस चीज़ को बाउंड किया है। लड़के को एक बहुत अच्छा मिल गया एक्सपीरियंस, ठीक है, पूरी फैमिली को एक एक्सपीरियंस मिल गया है, पूरी फैमिली ने बियर किया है। और आई गेस मैं कहता हूँ पहले तो ब्लैक मैजिक की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। और कोई भी, अगर आप कोई दूसरी चीज़ भी कर रहे हैं तो बिना गुरु के, या कहते हैं ना बिना एक टीचर के नहीं करनी चाहिए, बिकॉज शॉर्टकट्स के अंदर हमेशा अच्छी चीज़ नहीं होती है। राइट। तो एक फैमिली ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई उस चीज़ की, कि वो बेबी भी चला गया उनका, और उनका एक जो प्रॉपर्टी थी, अब उनके फादर का बिजनेस भी उस हिसाब से वो हर्ट हुआ, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर तरह से उनको हर्ट किया गया। तो एक ये केस था जो मुझे थोड़ा ब्रूटल लगा था इस चीज़ की वजह से, कि एक छोटा बेबी ने तो कुछ नहीं किया ना। सही बात है। जो मेन, उसकी क्या गलती, वो तो जो मेन कसूरवार था वो छोटा लड़का था, ठीक है, जो उनका छोटा लड़का, जो कह सकते हो 18-19 साल का था, उसने सारा कांड बिठाया। लेकिन उसकी सज़ा किसको मिली? उसके भाई को मिली। लेकिन अब जो है कंडीशन ठीक है, उनके दोबारा से बेबी कंसीव हुआ, उन्होंने एक अच्छा मतलब बेबी बॉय को दिया, बर्थ दिया। और वो जो लड़का जो था 18-19 साल का, वो क्या कर रहा है? वो दुबई में अब है। हाँ। उसके घर वालों से हो जाता है, एक इनसिक्योरिटीज हो जाती है। क्या किया उसको समझ में बहुत अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि एक समझ लो एक ऐसा कांड हो जाए जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए, तो पूरा घर आपको कैसे ट्रीट करेगा वो उसको पता है, और उसको उस तरह का ट्रीटमेंट मिलने लगा घर पे, क्योंकि इज्जत तो नहीं होगी, नॉर्मल सी बात है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि किसी की जान चली गई आपकी वजह से, तो वो वाली चीज़ हो गई। और उसको फिर ये समझ लो कि उसकी मतलब बोल बोल के घर वालों ने इस तरह से किया कि वो तो दूर ही रहा अब तू। तो अब वो दुबई में कहीं सेटल है, अब उसने भी शादी कर ली है। आई गेस पता नहीं वो लड़की है नहीं है, मैंने इतना डिटेल में नहीं पूछा, बट द थिंग इज़ अब वो दुबई में सेटल है, और मतलब ठीक है, अब उनका घर का सही चल रहा है। हाँ, वो पंडित जी भी अभी हैं, अगर जो लोग सब्सक्राइबर्स कभी इस तरह का उन्होंने सुना होगा तो वो जान गए होंगे वो पंडित जी कौन है। और ये मेरे को थोड़ा लगा था कि यार अपने फैमिली में ही, अपने घर में ही करना थोड़ा गलत हो जाता है। और उसका एक नेगेटिव साइड ये दिख गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं यूट्यूब पे देखूंगा ना वशीकरण, किसी को वश में करना, 100 वीडियोज़ आ जाएंगी, लेकिन मैं बोलता हूँ लोग
ट्राई भी करते होंगे, 50% ट्राई करते होंगे, कुछ ने सक्सीड किया, लेकिन क्या पता वो नेगेटिव आपके ऊपर आ जाए। तो वो चीज़ें क्यों ट्राई करनी है? अपने अंदर एक कैपेबिलिटी लाओ कि दूसरा पर्सन आपसे इम्प्रेस हो, ना कि आप इस तरह से जाओ, है ना। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो ये डिफाइन करते हैं कि आपका पर्पस क्या है, Exactly. आप क्यों कर रहे हो, वो सही है तो फिर शायद ये चीज़ें सही मेरे होंगी। ख्याल जिस चीज़ को बोला ही ब्लैक मैजिक है, आप सही पर्पस के लिए भी यूज़ करो, वो ब्लैक ही है, मतलब Right. है तो गलत रास्ता ना। सही बात है, वो कहते हैं ना कि नियत सही है लेकिन तरीका गलत है, या जो भी आप कहो। अब जैसे स्वॉर्ड है, तलवार है, हाँ। अब मैं उसको यूज़ करूंगा, कहो कि मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए रखी है, पर हाँ। किसी का कत्ल तो हो रहा है ना, कत्ल मेन तो हो है रहा है ना। समवन इज गेटिंग किल्ड और समवन इज Right. गेटिंग वाउंडेड। तो वही चीज़ है, अगर किसी को नुकसान भी पहुंच रहा है तो है तो नुकसान पहुंचाने का औजार, हथियार तो हथियार ही होगा ना, भले आप सेल्फ डिफेंस के लिए रखो या अटैक के लिए तो रखो। कहने का मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वो लास्ट ऑप्शन भी नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना ब्लैक चाहिए। मैजिक का सहारा लो। और देखो, मैं पर्सनली खुद ही मानता कि अगर कोई आपके ऊपर कर भी रहा है तो एक लेवल तक आप ना पॉजिटिव शक्ति की तरफ जाओ, ना कि नेगेटिव की तरफ उसको। कहते हैं ना, देखो मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स और बहुत सारे जो भी हमारे प्रेमानंद जी कहते हैं कि अगर आप नॉर्मल आस्तिक हो, अगर आप नॉर्मल पूजा पाठ करते हो, लोग 100 तरह के ब्लैक मैजिक कर लें आपके पास, अगर आपकी इस आस्था में दम है ना, वो ब्लैक मैजिक आपको टच नहीं कर पाएगा। राइट। तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप पॉजिटिव हो, हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव जीरो ही होता है ना। तो वही चीज़ हमने बचपन में भी देखी है और साइंस में हमें ये सिखाता है। तो आई गेस ये चीज़ बेटर है कि आप भी पॉजिटिव बनो। जैसे वही एग्जांपल दे रहा था कि 24 आवर्स आप नेगेटिविटी में मत रहो, हॉरर स्टफ में मत रहो, थोड़ा अच्छा स्टफ भी देखो, न्यूट्रल स्टफ भी देखो, वो ठीक बेटर है। बैलेंस करो चीज़ों को। हाँ, चीज़ों को बैलेंस करो। जी भाई। अब ये जो स्टोरी है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक एक्सक्लूजन है आज की दुनिया का, कि लोग क्या है ना, ये प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे कि उनको मतलब क्या चाहिए, वो ये देख रहे कि दूसरों को क्या मिल गया और उसको क्यों मिला है, चिड़ में। तो ये स्टोरी जो है वो भी रियल है, और मुझे ये एक ड्राइवर ने सुनाई थी, एक कैब ड्राइवर ने, तब मैं आउट ऑफ टाउन था। तो ये स्टोरी है कि एक ड्राइवर की फैमिली है प्रॉपर, ठीक है, और होता है ना जैसे ताए चाचों में कंपटीशन होता है उनके बच्चों में, उनके अंदर। तो वही है कि दोनों एक हरियाणा गांव से निकल के प्रॉपर एक सिटी गुरुग्राम में शिफ्ट होते हैं। वो सोचते हैं कि हम कैब का काम करते हैं। तो एक लड़के का काम तो बहुत अच्छा चल जाता है, जो वो ड्राइवर हैं खुद हैं, उनकी स्टोरी है। एट सेकेंडली जो है, जो फेस कर रहे हैं चीज़, या इन्होंने जो जिसने गलत किया उनके साथ, उनके लड़के कोई काम नहीं करते हैं, उनके लड़के आके नशे पतों में, इन चीज़ों में पड़ गए हैं। अब वहाँ से क्या हो रहा है कि दूसरी फैमिली को हो रहा है कि यार ये इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, हमारे बेटे को कुछ नहीं कर रहे। तो ये चीज़ सोचना भी जायज़ है। अब वो एक गाड़ी डालते हैं, एक गाड़ी करते करते उन्होंने दूसरी गाड़ी डाल ली है। अब लड़के जो सुनाने वाला है वो एक छोटा लड़का है 10th क्लास का। तो उस टाइम पे वो 10th क्लास का था, मतलब अब तो सही ड्राइवर है वो भी। तो उस टाइम पे क्या है, वो गाड़ी सीख रहे हैं अपने भाई को देख के कि अगली गाड़ी जो डलेगी उसमें मैं ही चलाऊंगा, मैं अपनी फैमिली का दूसरा संभालूंगा। तो वो सीख रहे हैं, और जनरल सी बात हो, सीखा हुआ बंदा स्लो चलाता है, सोच समझ के चलाता है। उसके भाई तो अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो एक फैमिली में इज्जत बन चुकी है। दूसरी बात है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके घर आता है, खुशी खुशी में, सैटरडे नाइट है तो ड्रिंक करता है। इवन उसके तो ताऊ जी हैं, मतलब ये समझ लो कि जो उन्होंने घर ले रखा है ना, एक तरफ इनका घर है, एक तरफ इनका घर है, और बीच में छोटी सी वॉल है, जितने कहते हैं ना इतनी इतनी वॉल है, वैसे है। तो ताऊ जी को भी उन्होंने अपनी एक बॉटल दी विस्की की, आप भी पियो करते हैं। हालांकि उनके ताऊ जी और उनके पापा की भिड़ती थी, लेकिन बच्चों में नहीं भिड़ती थी। बच्चों का तो एक ही होते सारे बच्चे फैमिली के, तो वो अपने ताऊ जी को भी देते हैं, और ताऊ जी छत पे जाके ड्रिंक कर रहे हैं। वो अंदर पूरा नशे में धुत होके सो गया है बेड पे। और एकदम से जब उसका छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है, तो एकदम से भागता हुआ ताऊ जी का लड़का आता है कि पापा ना पीते पीते छत से गिर गए हैं, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अब भाई को उठाने की कोशिश कर रहा है, पर भाई ने इतनी ड्रिंक करी है कि वो उठ भी गया तो इतना लायक नहीं है कि वो हॉस्पिटल लेके जा पाए। तो छोटा भाई कहता है कोई बात नहीं, मैंने थोड़ी थोड़ी ड्राइविंग सीखी है, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं ले जाऊँगा। अब वो खून वगैरह के हालात में किसी तरह से उठा के उनको गाड़ी में रखा जाता है, और पर हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो स्पीड चाहिए वो इतना ट्रेंड नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है, तो वो बहुत धीरे धीरे चला रहा है, जिसमें उसका भाई बोल रहा है थोड़ी तेज़ चला भाई, जल्दी जाना है। किसी तरह करते कराते हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ पर उसके जो ताऊ हैं वो डेड डिक्लेयर हो जाते हैं। अब फैमिली में मातम का माहौल है, जनरल सी बात है। तो जब डेड डिक्लेयर होते हैं, अब सबको पता चल रहा है, वो कार वॉश भी करवाने के लिए देनी पड़ेगी क्योंकि ब्लड वगैरह, और वही कैब अभी चल रही थी। तो सब चीज़ें हो जाती हैं, सारा फ्यूनरल हो जाता है, घर आते हैं, अब वापस काम तो स्टार्ट करना है। तो उसका भाई जो नशे में था, उसको भी बहुत डांटा जाता है कि इतना क्यों कर लेते हो जब तुम काम ही ना पाओ।
तो उसका भाई कहता है कि मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा काम दोबारा, तो फिर वो अपनी कार धुलवा वगैरह के लेके जाता है, मोड़ता ही अपने घर से निकाल के उसका एक्सीडेंट होता है, जिसमें से उसके गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरा टूट जाता है। तो सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, गाड़ी सर्विस भी करा लूँगा, रिपेयर भी करा लूँगा। तो वो दे देता है, हालांकि उसको चोट नहीं लगती, गाड़ी को ही चोट लगती है। तो जब रिपेयर करवा रहा होता है, गाड़ी रिपेयर होती है। अब सर्विस वाले क्या करता है, गाड़ी रिपेयर करने के बाद वो भी टेस्ट ड्राइव लेते हैं एक, चेक करने के लिए। वो टेस्ट ड्राइव ले रहे होते हैं, जो रिपेयरमैन है उसका एक्सीडेंट हो जाता है उसी गाड़ी से और गाड़ी पलट जाती है। स्टिल वो बच गया। अब सारा कोस्ट जो होता है वो रिपेयरमैन के सर पे आ जाता है कि आपको ही करनी पड़ेगी, बिकॉज आपका ही है। वो फिर पूरी गाड़ी ढंग से पैसे वैसे लगा के करते हैं। अब लड़के के हाथ में गाड़ी देते हैं ठीक करके, लड़का खुश हो जाता है कि एक तरह से तो उसको नई गाड़ी मिल गई बिल्कुल, जो छोटे मोटे डेंट्स थे वो भी ठीक हो जाएंगे, वो सब चीज़ें। तो वहाँ से निकाल रहा है, निकालते घर पहुँच रहा है। उसका छोटा भाई जो बाइक दोस्त की लाया, सीखने की कोशिश कर रहा है, वो सीधा विंडशील्ड में घुसा देता बाइक। तो उसका छोटा भाई कहता है कि मैंने तो बाइक चालू भी नहीं करी थी, एकदम से पता नहीं तेरी गाड़ी आई और एकदम से बाइक में कहाँ से रेस आ गई कि वो उछलते हुए गई सीधा, मेरे को समझ नहीं आया ये चीज़। भाई सोचता है कि छोटे भाई अब बचने के लिए कर रहा है, वो उसको भी काफ़ी सुना देता है। मतलब ये समझ लो 4 से 5 बार उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जितनी बार ठीक कर रहा है उतनी बार एक्सीडेंट हो गया। लड़का सोचता है कि यार बाद में ही करूँगा, अब मैं ठीक बाद में करवाऊँगा, एक दिन का और गैप ले लेता हूँ। वो सोता है तो सपने में उसके ताऊजी आ जाते हैं कि तेरा जो छोटा भाई था मुझे बचा सकता था, उसने धीरे चलाई, मैं तुम्हारा जब तक मैं रहूँगा ना तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा गाड़ी का। तो बहुत वो रहता है कि क्यों नहीं गाड़ी का चल पाएगा। कह रहा इस बार तूने गाड़ी निकाली ना, अब तेरा नंबर लगाऊंगा मैं, तो तेरे को अपने साथ लेके जाऊंगा। तो लड़का तो डर जाता है, हालांकि सपना आया था तो उठता है, तो बीच में सोचता है कि शायद मैं इसी बारे में सोच रहा था गाड़ी, और ताऊजी की भी डेथ हुई है तो मैंने रिलेट कर लिया। वो भगवान वगैरह का नाम लेके चलाता है तो पहले तो ठीक हो जाता है, चिल है, राइड ले ली उसने, पैसेंजर बैठा रखा है पीछे। अब बीच हाईवे में चला रहा है, गाड़ी का टायर निकल गया पीछे का, बीच हाईवे में ही। तो बहुत बुरा एक्सीडेंट होते हुए बच गया। तो वो सोचता है कि यार नहीं यार अब तो थोड़ा सीरियस मैटर होता जा रहा है, क्योंकि बहुत ही वो हो गया। तो किसी तरह से कॉम्पेंसेट करता है, किसी तरह से गाड़ी टो करा के घर लाता है और प्रॉपर करवाता है। तो कहता है कि नहीं यार किसी पंडित जी से बात करनी पड़ेगी। तो एक पंडित जी उनकी जान पहचान में होते हैं, उनको बुलाते हैं। तो एक पंडित जी कहते हैं बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है, आपको तो ऐसे वहम हो गया है, कुछ नहीं है, आप ऐसा कर लो, ज़्यादा है तो अब सत्यनारायण की कथा करा लो घर पे, उससे चीज़ें अगर कुछ नेगेटिव होंगी ठीक हो जाएंगी। तो वो जो कहता है, पंडित जी को कॉन्फिडेंस देख के उसे भी कॉन्फिडेंस आता है कि कुछ नहीं है, शायद मेरा वहम ही है। अगले दिन गाड़ी निकालता है पंडित जी को ही छोड़ने, पंडित जी का भी एक्सीडेंट, उसका भी एक्सीडेंट, पंडित जी की टांग टूट जाती है। फिर गाड़ी रिपेयर में, कह रहा है इतनी तो मैंने गाड़ी खरीदी नहीं थी जितनी बार रिपेयर हो गई वो, इतने की। तो अब वो कहता है कि नहीं मैं गाड़ी में चलाऊंगा ही नहीं जब तक मुझे प्रॉपर नहीं मिल जाता। दूसरे पंडित जी को बुलाता है, तो दूसरा पंडित जी बताता है आपको किस पंडित ने बोला कि कुछ नहीं है, आपके पीछे एक आत्मा है, मतलब कोई प्रेत है छोड़ रखा है। कह रहे प्रेत है? कह रहे आपके घर में किसी की डेथ हुई थी? वो कहते हैं हाँ मेरे ताऊजी की डेथ हुई थी, ऐसे ऐसे हुई थी। कह रही वही प्रेत योनि में आ चुके हैं और वो आपका काम बंद कराने में लगे हैं। और फिर जब वो खुलासा होता है तो वो बताते हैं जिस पंडित जी के साथ आप जा रहे थे, जिस पंडित जी का भी एक्सीडेंट हुआ है, वो पंडित जी इन्वॉल्व थे इस काम में। मतलब वो पंडित जी का भी हाथ था। अब जो पंडित जी दूसरे वाले हैं, अच्छे वाले, वो खुलासा करते हैं, कह रहे उसी पंडित से इन्होंने ये किया कि इनका काम बंद कराना है। अब ये देखो ह्यूमन माइंड कितना फ्रेजाइल हो सकता है। उनके ताऊजी ने कहा मैं अपनी जान की कुर्बानी दे दूंगा, इनका काम नहीं चलने दूंगा। अरे तो फैमिली ने क्या किया, वो कहते हैं कि जब फ्यूनरल हुए, जो कहते हैं ना कि लाश जल जाने के बाद राख बचती है, उसके अंदर बोन्स वगैरह होते हैं, वो बोन्स के टुकड़े रख लिए ताकि उसके ताऊ को मुक्ति ना मिल पाए। अरे यार, एंड अनटिल उनको मुक्ति नहीं मिलेगी तो उनके पीछे लगे रहेंगे। मतलब इंसान कहाँ तक सोच सकता है? मैं वही सोच रहा हूँ, अगर जिंदा रहते अच्छा सा कोई काम कर लो तो जलन की जरूरत ही नहीं है आपको। इस फ्रेजाइल तक पहुंचे कि वो काम ही नहीं होने दूंगा, उनका फ्यूनरल ढंग से ना हो। इसलिए उन्होंने कहा कि पहली चौथी बार तो मतलब ऐसे करेंगे कि एक्सीडेंट करवा दूंगा। पर उनकी हर बार कोशिश थी कि लड़के मरवा देने। पर वही कहते हो ना कि आप एक सोल में इतनी पावर होती नहीं है जब तक उसे नेगेटिवली साल भर साल चार्ज ना किया जाए, क्योंकि उनको बहुत शक्ति लगती है कोई चीज़ कराने में। जैसे कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि वो पूरा रूम का एनर्जी सोखते हैं, रूम ठंडा हो जाता है। तो उनमें इतनी ताकत थी ही नहीं कि वो प्रॉपर इतना बड़ा एक्सीडेंट करवा पाए। तो इस तरह से चीज़ें हुई, तो उन्होंने कहा कि इससे छुटकारा दिलवा दो। कह रहे आपको तो फिर वही करना पड़ेगा, वोकल होना पड़ेगा कि उनकी अस्थियाँ जो उनका प्रॉपर विसर्जन है वो आपने नहीं किया, करवाओ।
तो उनके घर में गए, उनको काफ़ी ज़्यादा बोला गया। अब पड़ोसी भी देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है। अब वो पंडित जी ने साफ बोल दिया। अब दूसरे पंडित जी जिनको लगी थी वो भी ढंग से हो गए, एक टांग टूटते ही कि नहीं, इन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने ही राय दी थी इस तरह से। तो फिर उनका अस्थि विसर्जन प्रॉपरली हुआ। अब वो बंदा ढंग से गाड़ी चला पा रहा है, ढंग से कैब चला पा रहा है। उसके छोटे भाई ने मुझे स्टोरी बताई थी कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ। बताओ, फैमिली गाँव में, अभी गाँव के लोग हैं, कितना ही चिढ़ रहे हैं यार, जो मतलब साथ पढ़े हुए हैं, बड़े हुए हैं, वो अपनी जान तक दे दी सिर्फ इस चीज़ के बदले के लिए, वो बदला जिसमें उन्होंने कुछ किया भी नहीं था। बीइंग सक्सेसफुल, यही बस उनकी वो थी। मतलब यार देखो, जो कुछ भी है सब जलन के लिए। मतलब वही ना कि हमें क्या चाहिए उससे मैटर नहीं करता, दूसरे को क्या मिल गया वो ज़्यादा मैटर। राइट, दूसरे के सुख से दुखी हैं लोग। एग्जैक्टली वही चीज़ है कि मतलब कितना ह्यूमन माइंड फ्रेजाइल है यार, कि मतलब। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहाँ तक सोचना, मतलब अस्थियाँ रखना और ये सब, मतलब इतना यहाँ तक इंसान सोच सकता है कि यार ये चीज़ कर लेता हूँ, ये उल्टा ऐसे हो जाएगा। मैं ये सोचता हूँ, जब उनकी वाइफ और जब उनके बेटे को प्लानिंग के बारे में बताई थी कि उनमें इतना नहीं था कि मैं अपने हस्बैंड या अपने फादर की अस्थियाँ इस तरह से रख लूंगा, हाँ हाँ हाँ, उनको मुक्ति नहीं दूंगा। तो मतलब ये कहाँ, और फादर के माइंड में क्या चल रहा होगा कि ये सब मैटर, ये जब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए मैं अपना पूरी शरीर खत्म कर लूंगा, जिसके लिए मेरे लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें मैटर करती हैं। वही मैं सोचता हूँ कि जलन में इंसान कितना हाइप अप कर जाता है अपने आप को। जतिन भाई, मैं ना काफ़ी कुछ सोचता हूँ मल्टीवर्स के बारे में, कि यार सोचो कि हमारे अलावा भी हमारे जैसे दिखने वाले कुछ लोग हैं, हो सकता है उनका नाम भी सेम हो, वो काम भी सेम कर रहे हो, लेकिन उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में वो हमसे एकदम अपोजिट हैं। समझ रहे हो? yes. ऐसा सच में अगर है और कभी हमें उनसे मिलने का मौका मिल जाए भाई, तो गजब नहीं हो जाएगा? एग्जैक्टली मैं एक चीज़ बोलूँ कि कोई भी क्यूरियोसिटी होती है ना, वो ही जन्म देती है किसी थ्योरी को या किसी ऐसी चीज़ को। जैसे आपके अंदर बहुत क्यूरियसनेस है वही चीज़ के बारे में, मल्टीवर्स के अंदर ऐसे क्यूरियस एक डॉक्टर थे जिन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, वन लाइफ, मतलब आप कह सकते हो वन सोल वोल वर्ल्ड। मतलब अगर हम इसको महाभारत या बाकी चीज़ों से अगर मैं आपको वो करके बताऊँ कि ये बोलूँगा कि मैं हर इंसान के अंदर हूँ। जैसे श्री कृष्ण कहते थे कि मैं तुम में भी हूँ, मैं ही तुम ही मैं हूँ, है ना, हर एक चीज़। अब उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, शायद बहुत लोगों को अजीब भी लगेगा, पर जब समझ आनी चीज़ लगेगी ना चीज़ें, तो आप डिटेल मतलब रिएक्ट करना शुरू करोगे। मेरी डेथ हो गई, अगले जन्म में किसी अगले मल्टीवर्स में मैं आप बन के पैदा हुआ, किसी दूसरे यूनिवर्स में। ऑफ कोर्स मैं आप बन के पैदा हुआ और अभी वाली बॉडी से बात कर रहा हूँ। वो आप खुद ही हो? मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ। जैसे आप बोलो कोई मारने वाला है और कोई पिटने वाला है या मरने वाला है, मारने वाला भी मैं ही हूँ, मरने वाला भी मैं ही हूँ। कोई डॉग फीड करा रहा है, डॉग भी मैं ही हूँ, फीडर भी मैं ही हूँ। लेकिन हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो अलग अलग है। अलग अलग है, क्योंकि देखो डेथ के बाद टाइम डिल्यूशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। किसी ने कभी ये बताया नहीं कि डेथ के बाद जब आप मर जाओगे तब क्या टाइम वैसे ही काम करेगा? ओह, ये तो कभी सोचा ही नहीं है। जैसे इसी थ्योरी का एक ब्रांच कह सकते हो ये है, सपोज अगर मैं मरता हूँ तो वाई मुझे अगर 2026 में मरूंगा तो जरूरी थोड़ा ना कि मैं 2028 में ही या 2026 में ही दूसरा जन्म लूँ। हो सकता है मैं 2024 में ले लूँ, हो सकता है मैं 90 समथिंग में ले लूँ, हो सकता है मैं अगले जन्म में महात्मा गांधी। जरूरी नहीं कि हम आगे ही बढ़े, पीछे भी जा सकते हैं ऑब्वियसली किसी दूसरे यूनिवर्स में। तो उनकी थ्योरी के हिसाब से यही था कि मैं ही अगर दूसरी बॉडी में पैदा होता हूँ तो जरूरी थोड़ा ना कि मैं आज की मैं एडोल्फ हिटलर भी तो बन सकता हूँ। तो ये तो उस साइड इशारा नहीं करता है? काइंड ऑफ टाइम ट्रैवल, एग्जैक्टली नहीं है बट काइंड ऑफ टाइम ट्रैवल ऑफ कोर्स। क्योंकि देखो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हमें डॉक्यूमेंटेड मिल गई जो हमें स्पिरिचुअली तरीके से मिल गई। जैसे कि हमें कई हमारे ग्रंथों ने बता दिया, मल्टीवर्स के बारे में भी कई चीज़ें ग्रंथों ने बता दिया, कई चीज़ें साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी भी पूरी तरह से एक्सप्लोरेशन नहीं है। पर एक हिंट जो है हमें महाभारत ने भी तो दिया था, यही दिया था कि एवरीवन इज इन मी एंड आई एम इन एवरीवन। तो ये जो एवरीवन का कॉन्सेप्ट है, एवरीवन एक सोल भी तो हो सकती है, जैसे हम कहते हैं ना वी आर ऑल द पार्ट ऑफ अ गॉड। अच्छा, एक चीज़ ना मैं कभी कभी सोचता हूँ, हम अलग अलग हैं, शायद ये आपकी बात से एग्री भी हो जाए, मैं जो पॉइंट बताऊँ उसके बाद में, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन शायद मैं अगर आपकी जगह होता या फिर मेरी सोल आपके अंदर आ जाए, सेम सिचुएशन है, सेम सर्कमस्टांसिस हैं, तो शायद आपने जो किया मैं भी वही करूँगा। यानी कि एक ही हुआ ना फिर आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है या जो सोल है वो अलग कैसे हुई? एक नॉर्मल सी चीज़ बताऊँ, जो आप ये सोच रहे हो अगर मैं आपकी जगह होता मैं ये करता, ये आपका माइंड है। हाँ। सोल के अंदर तो ये चीज़ कभी रिटर्न आती ही नहीं है।
हमारा माइंड किस हिसाब से बनता है, हमारा बचपन कैसा गया, हमने जैसे होश संभाली, हम किसी, अब एक वॉरियर है, एक वॉरियर बचपन में ही वॉरियर्स के बीच में पला है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकता है ना, अगर वो तो दूसरे को ही सोचेगा पिट क्यों रहा है, मैं होता अभी तक पेल देता। वो तो उसकी मेंटालिटी कह रही है, उसकी सोल नहीं कह रही, उसकी सोल तो बिल्कुल एम्प्टी पेज होता है ना, वैसी ही आती है। सोल 0 है या फिर इन्फिनिटी? इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी। वो एबिलिटीज जो है आपके माइंड में है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जब तक तो सोल करती क्या है? वो सोल कुछ नहीं सोचती, कुछ भी नहीं करती है। अब मैं एक पर्पस चीज क्या बोलूं, है? आपका माइंड आपके डिसीजन मेकिंग में काम आता है, आपके डिसीजन मेकिंग आपके कर्मास में काम आते हैं। सोल इज लाइक अ एम्प्टी पेपर। एम्प्टी पेपर का पेन जो होगा वो आपका माइंड है जो उसको लिखेगा। मैं ये मानता हूँ, मेरा मानना है, मैं किसी और का नहीं बोल रहा, कि लाइक आपकी लाइफ में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं। जस्ट लाइक अगर मेरी डेथ होनी है तो वो मेरी मर्जी है। अगर मैं ये चैलेंज ले लूँ, सपोज आप मुझे चैलेंज कर रहे हो कि आप 20 ईयर्स और जियोगे, मैं कहता हूँ मुझे 10 मिनट नहीं जीना, मैं कूद जाता हूँ यहाँ से, सपोज, तो 20 ईयर्स जो हम कहते हैं कि हमारी सोल आसपास भटकती रहेगी, वो मेरा डिसीजन होगा। मेरे पास तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, 20 ईयर्स तक का वेट करूँ या भी मर जाऊँ। हाँ, ठीक है ना, ऐसे ही हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। लोग कहते हैं ना आपकी किस्मत आपको बैठ के भी खिलाएगी, बैठ के आ जाएगा। कई बार हम जॉब्स के लिए इतने धक्के खाते हैं, लेकिन कई बार घर पे ही इंटरव्यू कॉल आ जाता है। तो वही तो चीज़ है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको उस टाइम पे मिलना ही है, पर कैसे मिलना है आप डिसाइड करते हो। सेम वे अगर आपको 20,000 रुपये चाहिए, अब आपके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि आप उसे कमाओगे या आप किसी से छीन लोगे, वो बैड कर्मा में आ जाएगा। आप खुद अपनी मेहनत से कमा रहे हो, गुड कर्मा में आ जाएगा। एंड दैट्स हाउ कर्मा डिसाइड्स। ये कॉन्सेप्ट ना थोड़ा वाइडली है, लोगों को डिकोड करना है, कंफ्यूजिंग भी है। आप जैसे बोल सकते हो पाइथन एक लैंग्वेज है, पर बहुत सब कुछ है। ऐसे ना हमारे जो स्कल्पचर्स हैं, हमारे पास जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे पास ग्रंथ वगैरह हैं, हमारे पास बुक्स हैं, हॉली बुक्स हैं, वो सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसको डिकोड हर एक चीज़ को हमें करना है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ जैसे डिकोड करते हैं, जैसे मैंने, हो सकता है मैं शायद गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने डिकोड करी हैं उसके हिसाब से मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा, है ना। मैं एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, बहुत लोग होंगे रिलेट करेंगे, बहुत लोग होंगे नहीं रिलेट करेंगे। ये जैसे आप बोल रहे हो, आपने बताया ना कि मैं आपकी जगह होता तो मैं शायद ये करता। अगर सब कुछ सेम है, सेम सिनेरियोज हैं, तो अब ये अगर हम टेररिस्ट ग्रुप में होते, हम कहीं बम फोड़ देते तो वो हमारी सोल नहीं करा रही है, वो हमारा माइंड करा रहा है। राइट। क्योंकि हम कहते हैं ना ब्रेन वॉश कर दिया, सोल वॉश तो किसी ने बोला ही नहीं, ब्रेन वॉश कर दिया। अब मैं एक चीज़ बोलूँ, सोल के बारे में बोलता हूँ। कई बार अगर मैं एक हिंदू हूँ, मैं कई बार अजान सुन के मेरे गूज़बम्स होते हैं, मैं बताता हूँ। हो सकता है मैं कहीं ना कहीं से अटैच हूँ, या मेरी पुरानी सोल की मेमोरी जो होगी वो उससे कनेक्टेड होगी। कई बार ऐसा कोई मुस्लिम इंसान भी हो सकता है जो कोई गीता भजन या कुछ भी सुन के उसके भी मतलब अंदर फीलिंग्स या फिर अच्छा फील होता हो, अच्छा फील होता हो। तो वो चीज़ें हैं कि हमारी सोल मेमोरी अलग है और हमारी ब्रेन मेमोरी अलग है। जो हम सोच रहे हैं वो ब्रेन मेमोरी से सोच रहे हैं, और जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारा सोल है, सोल मेमोरी रहती है। ताकि जिससे हम जैसे कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले यूज़ करते हैं उस चीज़ को, तो वो हमारी सोल मेमोरी रहती है। अब एक बहुत ईजी स्टेप बताता हूँ, मेरे कितने जन्म होंगे, मैं पास्ट में रशिया में रहूँगा या पास्ट में कहाँ पे रहा हूँगा, मुझे नहीं पता। इट्स लाइक अगर आप पीसी में आपने एक मेमोरी कार्ड कनेक्ट किया या फिर आपने पेन ड्राइव कनेक्ट किया, पेन ड्राइव आपकी सोल है, उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हैं। मैं फोल्डर नंबर ए के अंदर जाता हूँ, वो मेरा जन्म है। अब मेरी नॉलेज उतनी ही बाउंड है जितना फोल्डर नंबर ए के अंदर कंटेंट है। राइट। अब मैं उससे बाहर निकलूंगा, सपोज मैं फोल्डर नंबर ए को छोड़ देता हूँ, वो मेरी बॉडी थी, फोल्डर नंबर ए मैंने छोड़ दिया। अब मेरे पास फोल्डर नंबर बी का भी कंटेंट है, सी का भी कंटेंट है, डी का भी कंटेंट है। अब जब मेरी बॉडी से सोल बाहर निकलेगी तो उसके पास पुराने जन्म का सारा कंटेंट है। लेकिन अगर वो बॉडी डी में चली जाएगी तो वो कंटेंट इरेज हो जाएगा, वो सिर्फ उतना ही एक्सेस कर पाएगी जितना बॉडी उस फोल्डर में है। ये इतना कॉन्सेप्ट है जो मैंने एक पढ़ा था और मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। लेकिन भाई बहुत रेयरली, जो फोल्डर्स का एग्जांपल बहुत अच्छा है समझने के लिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक फोल्डर की चीज़ें, कुछ चीज़ें डी में आ जाएं? शायद कुछ केसेस सुनने को मिलते हैं। आपने सुना होगा कई बार करप्ट हो जाता है मेमोरी कार्ड। हाँ। मैं टेक्नोलॉजी से इजीली बोलूँगा क्योंकि आजकल का यूथ टेक्नोलॉजी में बहुत ईजी है। अब आप सोचते हो वायरस कई बार चीज़ें होती हैं, हो सकता है देखो गलतियाँ हर जगह हुई हैं। अगर हम कई बार सोचते हैं कि हमने किसी की भी स्टोरी सुनी, किसी भगवान की स्टोरी सुनी जो शायद हमें इतना अच्छा नहीं लगा, यार ये तो नहीं कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जैसे रामायण सुनते हैं तो कहते हैं यार सीता माता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी, ट्रस्ट कहाँ था, वो चीज़ भी आती है ना, तो कई लोगों को नहीं पसंद आई। तो सेम वे चीज़ें हैं कि भगवान मतलब उन लेवल से हम किसी एक ह्यूमन कहेगा कि इनसे गलती हुई है, कोई एक ह्यूमन कहेगा नहीं यार हमारे भगवान कैसे गलती कर सकते हैं। तो अगर मैं इस चीज़ का कॉन्सेप्ट करूँ कि गलती तो वहाँ पर भी हुई, तो ये भी तो बोल सकता हूँ
कि ये भी एक गलती ही है या फिर एक तरह का करप्शन हो जाता है हमारे सिस्टम में, ताकि कुछ लोग कहते हैं ना पास्ट लाइफ की बातें मुझे याद आ जाती हैं, तो कोई एक फाइल इधर उधर ट्रांसफर हुई होगी या कोई एक इन्फॉर्मेशन रह गई होगी जो आ गई, या फिर सबकॉन्शियस माइंड में पर्सन ज़्यादा जाता होगा। लोग कहते हैं ना मेडिटेशन करो, ये चीज़ें करो, तो एक तरह का शॉर्टकट है एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव को कनेक्ट करने का, जी वो भाई। ईजी चीज़ बन जाती है हमारे लिए। अच्छा भाई, एक और चीज़ है जिसके बारे में सोचता हूँ, मेरे हिसाब से हमारी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दुख की घड़ी होती है वो ये होता है जब हमारा कोई बहुत ही प्यारा शख्स चला डेथ जाता हो जाती है, चला जाए, है ना, या फिर हम भी खुद सबसे ज़्यादा डेथ से डरते हैं। अच्छा, कैसा हो अगर इस दुनिया में डेथ ना हो, मतलब कोई मरेगा ही नहीं, और चलो मैं एक और चीज़ कह देता हूँ कि कोई नया जन्म भी नहीं होगा ताकि पॉपुलेशन भी ना बढ़े, तो वो जो सिनेरियो होगा कैसा होगा? आपको क्या एक चीज़ लगता है? बोलता हूँ, कोई मतलब भी कोई इंसान, नया नहीं आ रहा है, हाँ और हाँ पुराने भी समझ वही गया, हैं। पर कोई इंसान बुढ़ापा झेल लेगा, बीमारियों से छुटकारा हो जाएगा। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, इंसान के अंदर मैं एक चीज़ सोचता हूं कि जब बुढ़ापे में इंसान को प्रॉब्लम्स इतनी आती हैं, क्यों आती हैं? क्योंकि ताकि जो उसका एक ना अटैचमेंट होता है उसकी बॉडी से वो छूट जाए। हमने बहुत बड़ों को कहता सुना होगा, यार उठा ले अब नहीं झेला जा रहा। हाँ हाँ, अगर हम जैसी एज में, हम लोग तो नहीं बोलते ये चीज़ें, वो क्यों बोलते? क्योंकि आई थिंक एक सिस्टम बना पड़ा है कि इस एज तक पर्सन को फेड अप हो जाना अपनी बॉडी से, कि कि वो अब सोचता है छोड़ो, कि यार अब ले लो आई भाई। नीड अ न्यू, या तो न्यू मिल जाए या फिर इस चीज़ को छोड़ दो, आई डोंट नॉट टॉलरेट। क्योंकि आप लोग ना मोहताज बन जाते हो, और वो फ्रस्ट्रेशन का कारण जान के हमारे माइंड में डाला गया है। ये सॉफ्टवेयर है जो हमारे माइंड में चल रहा है। जैसे आप देखते हो ना, कोई नया फ़ोन ले लो, 5 साल बाद वो फ़ोन स्लो हो जाएगा, नए में तो बहुत सही चल रहा था, क्योंकि जब नया लिया था तब तो वो सबसे बेस्ट था शायद मार्केट में। साथ में उसके अपडेट्स भी आते हैं, अपडेट्स आते हैं, अपडेट्स की वजह से शायद स्लो भी हो जाता है। ये तो नॉर्मल सी थ्योरी है कि आप आईफोन 5 अगर आप 2012 में लेते तो आपके पास बहुत फास्ट चलता, राइट। लेकिन जैसे जैसे अपडेट्स आते रहे हैं वो 2017 में तो यूजेबल ही नहीं रहा। तो वही चीज़ है, ऐसे ही हम अपनी कॉन्स्पिरेंसी एक थ्योरी है। मैं बोलूँगा कि हमारी बॉडी अगर कोई चीज़, जैसे अगर हर कोई मतलब फॉर एवर लिविंग है, तो बुढ़ापे का कोई क्लॉज ही नहीं होना चाहिए, फिर तो बुढ़ापा भी हटा देना चाहिए। और अगर जवान ही है तो वट एवर, आप इतना दर्द सह लो कि आपको गोली लग गई और आप डेथ ही ना हो।